सोचण वारो आहे। ऐं उन खां पोइ फुको जो किताब जी ट्रांसलेशन हले थी, नित्य जी तारीख़ वॉल्यूम 1 जी ट्रांसलेशन हले थी, इंशाल्लाह दुआ कयो पूरो थी वञे। डॉक्टर इश्तियाक डॉक्टर साहब को हम मुबारक खुशामदीद। लाचारी साहब, सॉरी जी यार, एक तो मुझे आप माफ, प्लीज फॉर गिव मी, आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ, इसकी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेरे जेहन में मैंने आके लेट गया इसलिए कि 9 बजे मुझे तैयार होना चाहिए, फिट, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूं। जी हालांकि बिल्कुल, मैंने हम समझ रहे हैं। खुद लिखा है कि 6 बजे अपना स्वीडिश टाइम, लेकिन मेरे जेहन में आके आई वेंट फॉर अ वॉक, मैं अपने दोस्त के साथ, तो मैं थक गया था। तो अब अगर हो सकता है तो अभी कर लें यार, प्लीज, आई एम सो सॉरी। और मैं सारे साथियों को दिल से अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। मेरी पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी के साथ मैंने पूरा दिन तैयारी भी की है। इश्तियाक साहब मोस्ट वेलकम, आप हमारे लिए बहुत ही मोतबर और मोअज़्ज़िज़ हैं। ये हम एजाज समझते हैं आपके, आपसे गुफ्तगू करके, ये हमारे लिए अवार्ड है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी भी है। नहीं, ये मैंने ही आपके साथ सारा अरेंज किया था और लिखा भी मैंने खुद है। आई हैव गिवन द टाइमिंग्स, बट आई डोंट नो हाउ इट स्टक इन माय माइंड 9 o'clock, क्योंकि वो पहले 9 का टाइम है, उसके बाद स्वीडिश है और उसके बाद ब्रिटिश टाइम है। सो दैट इज हाउ इट गॉट कंफ्यूज्ड। लेकिन आई एम नाउ विथ यू, लेट्स होप वी कैन डू इट नाउ। अब कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम और मेरे सारे साथियों को मेरी तरफ से ये माफी। आई मीन, दिस वाज टोटली क्या कहते हैं, मेमोरी वो क्या कहते हैं, लैप्स जिसे कहना चाहिए, नथिंग मोर। कोई बात नहीं इश्तियाक साहब, मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब की पैदाइश फरवरी 1947 में है। यूँ समझे कि हम डॉक्टर इश्तियाक से साथ नहीं, पूरे पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की जन्म एक ही साल में, उसी के साल में हुई है। तो इश्तियाक साहब हमारे लिए बहुत बड़े साइंटिस्ट पाकिस्तान के और साउथ एशियन हवाले से सोशल साइंटिस्ट भी है, बहुत बड़ा नाम है। उनकी जो तसनीफ़ें हैं, किताबें, बहुत सारे लोग उनसे वाकिफ होंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वह है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, पाकिस्तान मिलिट्री इन द पॉलिटिक्स एंड पंजाब ब्लडेज पार्टीशन एंड क्लींस, the politics of religion in South and Southeast Asia, the politics of group rights, state, nation, ethnicity in contemporary Asia, the concept of Islamic state, analysis of ideological controversy in Pakistan। इस तरह की बहुत सारी तसानीफ हैं जो इश्तियाक अहमद साहब के नाम से मंसूब है। और इश्तियाक अहमद साहब का नाम, मैं समझता हूँ कि हमारी जो तसलसल चल रहा है इंटेलेक्चुअल का, इकबाल अहमद से लेकर अब तक के, उन सब में से बहुत अच्छे और मोतबर नाम है। हमारे लिए एजाज की बात है कि मैं उसको सर इश्तियाक साहब को ले रहा हूँ। इश्तियाक साहब हमारे साथ हैं, आपके लिए हम 1.5 घंटा वेट करते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं। इश्तियाक अहमद प्रोफेसर एमरेटस हैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में, उसके साथ साथ विजिटिंग प्रोफेसर है सिंगापुर में, जीसी यूनिवर्सिटी में भी विजिटिंग प्रोफेसर के। उसकी बहुत सारी तसानीफ, पब्लिकेशन, एडिटोरियल बोर्ड में शामिल होना, एडवाइजरी बोर्ड में, जर्नल्स, रिसर्च जर्नल्स के हवाले से एक बहुत बड़ी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। आप सब लोग देखेंगे, जानेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें उनकी पड़ी हुई है, इंटरव्यूज वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके साथ साथ। मुझे ऐसा लग रहा है इश्तियाक साहब कि मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही बात, मुझे सब समझ आ रही है आपकी बात, लेकिन मैं अभी तक सकते में हूं कि ये हुआ कैसे है। नहीं सर, मेरे जहन पे बहुत बड़ा इस वक्त वो सेंस ऑफ गिल्ट है, सेंस ऑफ गिल्ट। हो ये जाता है। देखिए, मैंने अपना इसके अंदर टाइमिंग भी रखा हुआ है कि 8 बजे उठ के तो मैंने ये करना है ताकि 9 बजे मैं बिल्कुल तैयार हूं फॉर दिस। जी तो वो मैं इत्तेफाक से कुछ 7:30 मेरी आंख खुल गई और मैंने जब ये देखा तो वहीद भट्टी साहब का आया हुआ था कि टेलीफोन कॉल। तो मैंने उन्हें एकदम किया, उन्होंने कहा मुझे फिक्र हो गई थी कि आपके साथ क्या हुआ है। और तब हमें रियलाइज किया कि आई हैव कंफ्यूज द टाइमिंग। अब इसके बाद आप बात शुरू करते हैं। बेहल ये कभी कभी जिंदगी में हो जाता है।
हमारे लिसनर और व्यूअर्स जो है वो भी बैठे हुए हैं, काफी वेट कर रहे थे। तो हमने इनफॉर्मली, एक दोस्त थे हमारे पोस्ट मॉडर्निज्म पे, बड़ी अच्छी उनकी जो तसनीफात हैं वो काम कर चुके हैं, तो डिस्कशन अच्छी चल रही थी उनके साथ। तो हमने कहा कि इश्तियाक साहब जब तक आ जाए तो हम करेंगे। हमारा थोड़ा ये भी ख्याल था, ओपीपी तंजीम वालों ने तजवीज़ दी कि इश्तियाक साहब के साथ ये रीशेड्यूल कर दें किसी टाइम पे। हमने कहा ठीक है, हम वाइंड अप करने ही वाले थे कि आप आ गए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि फिर पता नहीं टाइम मिले या ना मिले, तो पता नहीं क्या हो, लॉकडाउन की सिचुएशन है, सारे लोग बैठे हुए भी हैं, आप आ गए, ये खुशनसीबी है हमारी। तो इश्तियाक साहब, हम एबीसी से स्टार्ट करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि पहले तो आइडेंटिटी एक्चुअली है क्या, क्योंकि हम कल्चरल आइडेंटिटी के हवाले से ज़्यादा से बात कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पॉलिटिकल हवाले से और बॉर्डर्स को भी टच करती है, तो वो सेपरेट नहीं है इस हवाले से। तो पहले आप अब हमें ये बताएं कि आइडेंटिटी है क्या, उसके बाद हम पाकिस्तानी आइडेंटिटी सिंगल और रीजनल आइडेंटिटीज की बात कैसे आ जाती है। एक्चुअली मैंने जब वो लिखा तो मैंने लिखा कि मुझे तकलीफ हो रही है कि मैं लिख रहा हूँ कि रीजनल आइडेंटिटीज, मैं सिंधी, मैं पंजाबी, मैं पख्तून, मैं बलोच, और मेरी आइडेंटिटी रीजनल हो जाती है, तो मेरी कौमी आइडेंटिटी क्यों नहीं हो सकती। तो ये बातें तो आप थोड़ा सा डिफाइन करें कि आइडेंटिटी है क्या, और आइडेंटिटी की जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो कॉन्ट्राडिक्शन है, उसको थोड़ा सा आप क्लियर करें तो हम ऑडियंस से भी सवाल लेंगे, वो भी डिस्कशन में हमारे साथ हिस्सा लेंगे, और उनकी बातें भी हम डिस्कस करते रहेंगे। जी सर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का थोड़ा सा ताल्लुक मॉडर्निज्म के जो है ना प्रोजेक्ट पे एक सवाल भी था, क्योंकि मॉडर्निज्म जो है उसमें आप लिबरलिज्म को भी ले आते हैं, आप मार्क्सिज्म को भी ले आते हैं। इन दोनों अप्रोचेज में रीजन के जरिए क्लास या इंडिविजुअल जो है वो आगे बढ़ता है सोसाइटी में। लेकिन 1950s में ये एक पॉइंट आगे आया कि भाई क्लास की बुनियाद के ऊपर अमेरिकन सोसाइटी में तो कुछ मूवमेंट नहीं होती। अलबत्ता ये आयरिश अमेरिकन, कैथलिक अमेरिकन, वाइट एंग्लो सैक्सन, ये ग्रुप्स जो हैं उनकी बड़ी वेट है हमारी सोसाइटी में। तो वहां से आइडेंटिटी का मसला जो है वो सोशल साइंस में बढ़ के आया है कि क्लास का रीजन और इंडिविजुअल की जो रीजनिंग है वो इनसफिशिएंट साबित हुई, क्योंकि लोग ग्रुप्स के जरिए अपनी पावर क्लेम करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, बट दे डू इट नॉट इन टर्म्स ऑफ अ क्लास बट एज आइडेंटिटी ग्रुप्स, आयरिश अमेरिकन, कैथलिक अमेरिकन, वट एवर यू वांट, इटालियन अमेरिकन, ये इस किस्म के ग्रुप्स। तो फिर सारी दुनिया के अंदर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का भी जिक्र आया लिटरेचर में। अलबत्ता ये कोई 1930 से मूवमेंट जो है पोस्ट मॉडर्निज्म की चल रही है, जिसके अंदर इंडिविजुअल के एक फ्रीडम है सोचने का, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनसे आजाद होके भी इंडिविजुअल अपनी फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन को, अपने तजादात को भी उनका जिक्र करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये स्टेट का मसला आया कि स्टेट की आइडेंटिटी के क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें जो बात याद रखने वाली ये है कि पाकिस्तान एज अ स्टेट आइडिया, हाँ जी, लेट कॉलोनियल पीरियड में एक एक्सेप्शन के तौर पे ऊपर आया, क्योंकि एंटी कॉलोनियल जो स्ट्रगल्स थी वो तो यही थी कि ये जो कॉलोनियल पावर्स हैं यूरोपियन, इनका जो रूल है हमारे पे वो खत्म हो। लेकिन और यही सियासत लेके ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने भी कहा कि सारे इंडियन जो इस धरती पे रहते हैं वो इंडियन है, उनका मजहब कोई हो, उनकी जुबान कुछ हो, उनके सब आइडेंटिटीज भी हैं, कुछ सिंधी स्पीकिंग है, कोई पंजाबी स्पीकिंग है, कुछ गुजराती स्पीकिंग है, बंगाली स्पीकिंग है, मगर क्योंकि एक ही धरती में रहते हैं, सो ओवर आर्चिंग जो आइडेंटिटी है वो है कि वी आर ऑल इंडियंस। इसके ऊपर एक मौकफ भी है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का 1936-1937 के दौरान,
कि एक फ्री इंडिया के अंदर, ये जरा आप सुन ले, कि जब इंडिया आजाद होगा तो उसकी एक नेशनल जुबान होगी हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी के दो रस्मुल खत होंगे, देवनागरी और ये उर्दू पर्शियन। लेकिन हर प्रोविंस को अपनी जुबान के अंदर अपना काम करने का हक होगा, और वो उसी जुबान में अपनी एजुकेशन भी कंडक्ट करेंगे। समझ गए आप? जी जी। इस सोच के मुखालिफ, इसकी ऑपोजिशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मौकफ लिया कि नहीं, हिंदुस्तान के अंदर दो कौमें हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू। बाकी कौमें जो हैं वो अगर हैं भी तो वो कोई उनका बड़ा वजूद नहीं है। ये दो मेन कौमें हैं, और इनको अलग करके ही आप अमन कायम कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों का मुल्क होगा और उन इलाकों में कायम होगा जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है। और ये एक पंडित नेहरू के साथ मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम की एक पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो आने वाली किताब है ना, जिन्ना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड हिज रोल इन हिस्ट्री में, मैंने पूरा उसको डिटेल में लिया है, जहां पे नेहरू ने यही मौकफ रखा कि जी हम सारे मिलकर आजाद करते हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानी एक नेशनल जुबान होगी, बाकी हर रीजन की अपनी जुबान होगी, और हम सब एक प्लूरलिस्ट इंडिया में रहेंगे। और जिन्ना साहब की जो आर्गुमेंट है उसकी ऑपोजिशन में वो ये है कि हिंदुस्तानी इज नो लैंग्वेज एंड उर्दू इज द एक्सक्लूसिव लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम्स। अब जब पार्टीशन हो जाती है और पाकिस्तान बन जाता है, तो पाकिस्तान का जो है ऐलान, उसका जो कैंपेन है, वो तो मुसलमानों की हक के खुद इरादियत के तौर पे किया गया ना जी। और इसके अंदर फिर दूसरा जो एडिशनल था, एक सबसे ऊपर इस्लाम, मुसलमान, उसके नीचे उर्दू जुबान। ये दो प्लैंक मूवमेंट जो थी ये मुस्लिम लीग ने चलाई। अब देखें, पाकिस्तान गया बन, पार्टीशन हुई, पार्टीशन के अंदर 1 बिलियन हिंदू, मुस्लिम और सिख मारे गए। 14 से लेके 18 मिलियन लोग अपने घर छोड़ के तो भागे, हाँ, जान बचाने के लिए, मेजॉरिटी जो है। अलबत्ता ये अंडरलाइन करने वाली है, क्योंकि सिंध के मैं दोस्तों के साथ बात कर रहा हूं, जो लोग उर्दू स्पीकिंग सिंध में आके सेटल हुए, वो वास्ट मेजॉरिटी अपनी एक वॉलंटरी चॉइस से आए हैं, उनको वहां से मार के नहीं भगाया गया। हाँ, बिहारियों के ऊपर 1946 में अटैक हुआ था, और उनकी थोड़ी सी स्टोरी जो है ना यही है कि फिसादात की, बाकी तो है। अलबत्ता पंजाब के अंदर जो है दोनों तरफ से सफाया हो गया। उधर ना हिंदू सिख रहे हमारी तरफ, और दूसरी तरफ जो है कोई मुसलमान तकरीबन नहीं छोड़ा गया। समझ गए आप जी। तो ये है पंजाब का। सिंध पूरे का पूरा पाकिस्तान को मिल गया। अलबत्ता वहां से जो हिंदू हैं और जो एक छोटी सिखों की कम्युनिटी थी, उन्हें कहा जाता है नानक पंछी, वो भी यहां से उन्हें जाना पड़ा, निकाला गया, और वहां से फिर ये उर्दू स्पीकिंग जो है मुहाजिर, वो आके वहां पे सेटल हुए। अब इसको, एक तो आपको पता है पाकिस्तान का स्टेट प्रोजेक्ट यही है कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया। उसमें कई थियरीज हैं। कायदे आजम की एक अपनी स्पीच है कि जिस दिन पहला हिंदुस्तानी मुसलमान हुआ था उस दिन पाकिस्तान की फाउंडेशन रखी गई। बाद में जब पाकिस्तान का ये नेशनल सिलेबस बना तो इसको जरा कॉन्क्रीट कर दिया गया कि मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद पाकिस्तान का वजूद रखा गया। और इसके बाद फिर बाकी जो है, गजनवी भी हमारा हीरो, गौरी भी हमारा हीरो, हर जो है इन्वेडर मुसलमान होना चाहिए। वो जब इधर आया तो वो हीरो ही है। हालांकि मुगलों का झगड़ा जो है खिलजियों से हुआ, और वो इब्राहिम लोदी को हरा के वहां पे
बाबर ने हुकूमत कायम की, वो लोग भूल जाते हैं। और अहमद शाह अब्दाली ने आके जो अपना किया, और नादिर शाह ने वो मुगल एम्पायर को उसका कत्लेआम किया गया। ये सारी जो है ना हिस्ट्री से निकाल दी गई हैं बातें। अब लिटरेचर पे बात हो रही है, क्योंकि आपका जो फोरम है वो लिटरेरी है, तो इसको दो तीन तरीके से तो देखा जाएगा पाकिस्तानी आइडेंटिटी के जरिए। एक तो है जिसमें दो बड़े नाम मुझे याद आ रहे हैं, एक है नसीम हिजाजी और एक है एम असलम राही। इनकी आप नॉवल पढ़ लें, मुझसे ज्यादा आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आपने ये सारे वो उसके अंदर नसीम हिजाजी साहब गुरदासपुर से शायद आए थे, एक गांव से, तो वो एक मुहाजिर पंजाबी का भी है पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें अपना स्पेन के मुसलमानों का और फिर यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के आने का, और ये सारे नॉवल बड़े जो हैं ये उस तरीके से लिटरेचर में आए। एक मुहाजिर लिटरेचर भी पैदा हुआ कराची में और इसके इर्द गिर्द, जहां पे उन्होंने अपने उस वतन को छोड़ के पाकिस्तान में आने को जस्टिफाई इसलिए किया गया कि हम तो इस्लाम की खिदमत के लिए यहां पे आए थे। तो जो पाकिस्तान नेशनल आइडेंटिटी है उसके कई लेवल है। एक तो है ना स्टेट का सिलेबस जो पढ़ाया जाता है कॉलेज स्कूलों में, एक है उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिससे आप भी बहुत वाकिफ हैं, उसकी हमें बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लिटरेचर आया, हाँ जी, पाकिस्तान आइडेंटिटी के हवाले से, उसमें ये इन लोगों का बहुत काम है। नसीम हिजाजी, ये क्या कहते हैं, असलम राही, और ये मुहाजिर जो है उनकी भी इस पे आपको शॉर्ट स्टोरीज भी मिल जाएंगी, नॉवेल्स भी मिल जाएंगे। आप कह सकते हैं कि शौकत सिद्दीकी का जो मशहूर नॉवल है जो मुझे बहुत पसंद है, खुदा की बस्ती, वो लखनऊ को छोड़ने से शुरू होता है ना। तो ये जो है माइग्रेशन को एक कुर्बानी के तौर पे भी प्रोजेक्ट किया गया उर्दू स्पीकिंग लिटरेचर में। पंजाब के उसमें ये एक क्या कहते हैं, इन्वेडिंग विक्टोरियस मुसलमान फौजों के हवाले से देखा गया। अब ये है पाकिस्तान की आइडेंटिटी के लेवल, एक तो स्टेट की पॉलिटिकल, एक उसकी एजुकेशनल, और फिर ये जो राइटिंग्स है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान आइडेंटिटी की फॉर्मेशन जो डियास्पोरा में पाकिस्तानी है उनसे भी क्रिएट हुई। उसमें आप आ जाते हैं ये मोहम्मद हनीफ, वो आजकल लिख रहे हैं बहुत, और ये जो द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, क्या नाम है उसका, हाँ जी, मोहसिन नवीद, ये सारे लोग जो है ना, मोहसिन हमीद, और वो भी आप कह सकते हैं, वो क्या नाम है, कुरैशी, हनीफ कुरैशी या कुछ ऐसा नाम है, हाँ जी, हाँ, इसके अलावा भी कई हैं, मैडम वो शमसी भी, ऐसा कई नाम आ जाते हैं जो कि डियास्पोरा में पाकिस्तान आइडेंटिटी को एक तरीके से माइनॉरिटी के तौर पे भी देखते हैं, और उनकी एक लॉन्गिंग भी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि बाहर रहने से ज्यादा आदमी रोमांटिक हो जाता है। डियास्पोरा का ये रोमांस ही ये है कि अपने मुल्क से जब आप बाहर होते हैं तो उसमें एक रोमांस भी पैदा हो जाता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की डोमिनेटेड नेशनैलिटीज हैं, जैसे कि सिंधी, जैसे कि पख्तून, जैसे कि बलोच, उनका अपना लिटरेचर है जिसे हम कहते हैं कि वो रीजनल जो आइडेंटिटीज को इस सारी प्रोजेक्ट में मार्जिनलाइज किया गया, उनको चैलेंज करता हुआ उभर के आया, जिसके अंदर आप लोग उससे बेहतर इन्फॉर्म्ड है। तो ये मैंने आपको ये पूरी बैकग्राउंड दे दी है कि आइडेंटिटी, एक तो ये, क्योंकि आइडेंटिटी को कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, किस कॉन्टेक्स्ट में आप इंडिविजुअल को उसकी आजादी, उसके ऊपर जुल्म, उसका जुल्म, ये सारा जब आप स्टडी करते हैं तो वो कोई कॉन्टेक्स्ट होता है ना। तो अब आपके मसलन सिंध के अंदर इस पे बहुत बहस चल रही है कि व्हाई डिड मोहम्मद बिन कासिम कम,
ये एक पॉलिटिकल सवाल भी है, एक हिस्ट्री का सवाल भी है, लेकिन ये कल्चर का सवाल भी बनता जा रहा है। जैसे कि हमारे दोस्त जो हैं सफदर नवीद जैदी साहब, वो एक बहुत बड़ा नावल इस पे लिख रहे हैं। इसके अलावा सिंध में बहुत कुछ लिखा गया है। आपकी जो ट्रेडिशन है सूफियों की और सच्चल सरमस्त और ये जो बड़े बड़े नाम हैं, वो एक बहुत बड़ा जखीरा है हमारे यहाँ। अच्छा, एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इस सारी आइडेंटिटी के अंदर पंजाबी आइडेंटिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पंजाबी मिडिल क्लास जो लाहौर और इस्लामाबाद में आपको मिलेगी, उनके बच्चे उर्दू बोलते हैं। नहीं और डॉक्टर वो डॉक्टर इस पे हम आएंगे। आपकी जो है ना सर, आपके पास शायद कोई टेलीविजन या वो आवाज खुला हुआ है, उसको आप बंद कर दें। अच्छा, बंद कर दूं? आपके पास वो फेसबुक पे या कहीं खुला हुआ है, उसकी आवाज बंद कर दें, वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, इको हो रही है। हाँ, ये पता नहीं अब कहाँ से हो रहा है यार। आई एम सॉरी, मुझे तो ये नहीं आता। अगर मैंने इसे छेड़ा तो ये खराब हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि आपके पास वो जो फेसबुक खुला हुआ है पेज, हाँ और जी। वहाँ ये चल रहा होता है, उसको उसकी साउंड को बंद कर दें, सिर्फ माइक। अच्छा, तो उसका आवाज फिर मुझे इको नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा मेरा। अब क्लियर, अब सही। आपने वो माइक बंद कर दिया, लेकिन फिर आप जब बोलेंगे तो माइक आपको खोलना पड़ेगा। मेरी बात पहले सुन ले। तो आपने बड़ी अच्छी बातें की, बहुत जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा बैकग्राउंड बताया। लेकिन वो जो कांग्रेस वाला मॉडल था, क्योंकि ये कल्चरल आइडेंटिटी लैंग्वेज से भी जुड़ी हुई है, तो उस मॉडल में जब उन्होंने कहा कि हमारे पास दो स्क्रिप्ट होंगे, एक देवनागरी और एक ये जो अरबिक स्क्रिप्ट है, जो पर्शियन वगैरह वाली है, उर्दू वाली जो हम यूज कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम था? मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया कि ये स्क्रिप्ट ना हो, हमारे पास पाकिस्तान बने, वो फिर उर्दू मुसलमानों की और लैंग्वेज हो, हिंदुओं की और लैंग्वेज हो? ये आगे चलकर जब ढाका में जाते हैं कायदन मोहम्मद अली जिन्ना साहब, फिर वहां जाकर कहते हैं कि कौमी जबान जो है सिर्फ उर्दू हो, जो कि 10% लोगों का की भी नहीं है। तो ये सारी चीजें फिर तसादुम में आ जाती है। तो वो जो कांग्रेस वाला मॉडल था, वो एक्सेप्ट करने में क्या मसला था? क्योंकि हमारे पास एक तरह की हिस्ट्री ये भी मौजूद है कि मोहम्मद अली जिन्ना आखिर तक भी पाकिस्तान के हक में नहीं थे, वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान सेपरेट हो, वो उसके साथ ही रहना चाहते थे। एक तरह की ये भी एक नैरेटिव्स है। तो इस हवाले से थोड़ी रोशनी डालें कि उस मॉडल को जिन्ना ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। जी जी सर, आप माइक खोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो खोल दिया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने जो आखिर में बात की है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। यानी कि बेतहाशा जो मिथ जनरेट की गई, उनमें से एक ये मिथ भी है जिसको मैंने इस किताब में टोटली एक्सप्लोड कर दिया है कि मोहम्मद अली जिन्ना डिड नॉट वांट पाकिस्तान। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, और इस पे पर्दा जो डाला गया है, ये कमाल है कि आज तक किसी ने जाके चेक नहीं किया कि उन्होंने क्या कहा है और कब क्या कहा है और क्या कहते रहे हैं बार 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 बार। वो सारा लिटरेचर ही जो है उसे इग्नोर कर दिया गया है, उसको साइड पे डाल दिया गया है। सो लेट मी पुट इट दिस वे, मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड पाकिस्तान बिकॉज ही वांटेड टू गेट स्क्वेयर विथ गांधी। कि मैं कोई गांधी से सेकंड रेट सिटीजन अपना लीडर नहीं था, और मेरी लीडरशिप के हारने में अन्ना का मसला था। और बहुत बड़ा ऑफ कोर्स। यानी ये इतना बड़ा मसला था कि जब किताब आप आएगी आप देख लें, उन्होंने बार बार कहा भी है। और तो और 1945 में बॉम्बे में खड़े होकर ये बात दोबारा कही कि वो गांधी को याद है कि इन्होंने मुझे तब नहीं माना, और ये ही वाज सेइंग इट इन 1945 अगेन। वो ऐसा उनको 1915 का एक इंसिडेंट है जिसका बहुत बड़ा असर हुआ। हालांकि गांधी ने जब कहा था कि यहाँ पे ये मुस्लिम लीडर भी हैं, तो उसने इन गुड फेथ कहा था कि देखो ये गुर्जर्स की मीटिंग, उसका मीटिंग का नाम ही था गर्जर। गर्जर होते हैं गुजराती, ये उनकी मीटिंग है। तो वो जब साउथ अफ्रीका से वापस आए और रिसेप्शन कमेटी में स्पासनामा जिन्ना साहब ने पेश किया, तो गांधी गेट अप एंड सेड के
आई एम वेरी प्राउड कि ये मोहम्मदन लीडर भी देखें यहाँ पे हैं, यानी कि हम गुजराती होते हुए हिंदू मुसलमान इकट्ठे एक ही प्लेटफॉर्म पे आज इकट्ठे हैं। लेकिन जो वॉलपोर्ट कहता है, अब मजीद उसके ऊपर एक इंटरप्रिटेशन है कि उस दिन से जिना गॉट ऑफेंडेड कि मैं तो हिंदुस्तान का लीडर था, इन्होंने मुझे मोहम्मदन लीडर बना दिया है। मगर एक और बात है डॉक्टर साहब, ये दो अनाक कभी आगे नहीं बढ़ सकती अगर उसकी एक उसको प्रमोट करने वाला कोई ना हो। कांग्रेस की जो सारी मूवमेंट है वो हिंदुस्तान को आजाद कराने की है ना, तो उसको रोकने के लिए कोई तो काउंटर मूव आप करेंगे ना। तो वो काउंटर मूव जो थी कि मुस्लिम लीग को फिर अंग्रेजों ने पूरा प्रमोट किया। अच्छा। और पाकिस्तान जो है उसी सिलसिले की कंप्लीशन है, क्योंकि देखे मुसलमान कम्युनिटी भी थी, हिंदू कम्युनिटी भी थी, और कम्युनिटीज को पॉलिटिसाइज करके नेशंस बना देना, ये मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी जो है ये कहीं ना चलती अगर इसको पूरी जो है ब्रिटिश स्टेट प्रमोट ना कर रही होती। और उसके अंदर कांग्रेस की गलतियां भी हैं कि उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू की, जब अंग्रेज दे हैड द बैक अगेंस्ट द वॉल, सिंगापुर उनको डिफीट हो गई थी, हाँ जी, तो उस वक्त कांग्रेस को उनकी मदद अगर कर देते तो कभी पार्टीशन दूर से भी ना होती। हु वुड वांट पार्टीशन? तो ये पार्टीशन जो है अल्टीमेटली कुछ कहते हैं कमीशन, कुछ कहते हैं ओमिशन, उनका प्रोडक्ट है। और ये बिल्कुल नॉनसेंस है कि मोहम्मद अली जिन्ना डिडंट वांट पाकिस्तान। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ही न्यू कि पाकिस्तान ही कैन गेट ओनली फ्रॉम द ब्रिटिश। कांग्रेस ने तो पाकिस्तान ही ना देना। तो लोग भूल जाते हैं कि ये ट्रायंगुलर है, जिन्ना वर्सेस गांधी, जिन्ना वर्सेस नेहरू, नेहरू वर्सेस लियाकत अली मीन्स नथिंग। टॉप पे तो फाइनल डिसीजन अंग्रेजों के पास है ना। तो वो गैरिजन स्टेट की किताब में मैंने पूरा ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिए हैं कि वहां उन्होंने कहा है कि हम हिंदुस्तान को डिवाइड करते हैं और एक ऐसा मुल्क बनाते हैं जो इस्लामिक आइडियोलॉजी से मजबूत हो, और ब्रिटिश साइंस की मदद से सोवियत यूनियन का जो इधर है रिझाव उसको रोका जाए। क्योंकि नेहरू और ये जो है दे में गो देयर ओन वे, यानी कि वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखना चाहते हैं। तो ये सारी जो है ना, इस पजल को मैं अपनी ये 2-3 किताबों में, पंजाब वाली और गैरिजन स्टेट वाली में हल कर चुका हूं। अब फाइनल जो है ना उसका द फाइनल वर्ड, वो जो जिन्ना पे मेरी 780 पेजेस की किताब है डिटेल्ड, उसमें पूरा मैंने वो करके दे दिया विद एविडेंस। तो ये ऐसे डॉक्टर साहब आपकी बात से थोड़ा सा एक उलझन मेरे जहन में पैदा हो रहा है। वो ये है कि फर्ज करें कि पाकिस्तान बनने वाले से वो बहुत बड़े अनापरस्त रहे हैं, उन्होंने वो मॉडल जो कांग्रेस का था उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो फिर ये 1948 वाला वाकया, जब बंगाली लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेजेस का इशू आया, तो यहाँ जिन्ना साहब के साथ क्या मसला था? उर्दू लैंग्वेज को डोमिनेट करना और बाकी सब लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट ना करना, और उसके बाद उसी के नतीजे में शायद हमारे पास 1 यूनिट भी का सामना करना पड़ा, सारी कौमों ने वो सारी चीजें। लेकिन यहाँ कौन से अना का मसला था कि उर्दू लैंग्वेज को वो इम्पोज करना चाहते थे 1947, और उसके बाद जो लिसानी मसाइल बांग्लादेश के साथ स्पेशली बंगाली लैंग्वेज के साथ आए और अभी तक वो किसी न किसी शेप में हमारे पास मौजूद है। यहाँ कौन से अना का मसला था, किसके साथ उसका तसादुम था? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और लेट मी ट्राई टू आंसर दिस। बात ये है कि उर्दू जुबान को अंग्रेजों ने 19th सेंचुरी के एंड में पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, पहले यूपी में, बाद में वो पंजाब में लाए। जहां जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन बनाए, ये जरा अंडरलाइन कर ले, वहां पे आप अगर मद्रास में भी चले जाएं तो रेलवे स्टेशन पे उसका नाम अंग्रेजी में भी लिखा होता था, उर्दू में भी लिखा होता था, देवनागरी में नहीं था लिखा होता। तो जो स्टेट की जुबान थी वो हिंदुस्तानी नहीं थी, वो
उन्होंने उर्दू स्क्रिप्ट को लिया हुआ था, यानी उसे आप हिंदुस्तानी कह सकते हैं, बट इट वाज रिटन इन दैट स्क्रिप्ट। और पाकिस्तान जब बनता है तो उसके पास तो कोई और आइडियोलॉजिकल चीज ही नहीं ना है स्वाय ये कहने के कि ये मुल्क जो है बना है मुसलमानों के लिए और उर्दू जुबान ही मुसलमानों की है। देख लो इनका रस्म खत जो है वो भी पर्शियन अरबिक जैसा है, और इसमें जो वोकैबलरी है, जो पूरी शायरी है, उसको आप मुसलमानों से मंसूब कर देना। तो ये पाकिस्तान को एक नेशनल जुबान की तो जरूरत थी ना। तो अगर आप हिंदुस्तानी को नहीं मानेंगे तो आप कोई एक नेशनल जुबान तो बनाना चाहेंगे, या आप पंजाबी बनाएं, या बंगाली बनाएं, या आप सराइकी बनाएं, किसी एक को तो आपको चूज करना होगा ना अंग्रेजी के अलावा। तो उर्दू उस मौके में हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी फौज की सारी ट्रेनिंग, क्लर्कों का लिखना आना जाना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे रिकॉर्ड वो उर्दू में ही थे। तो इसके अंदर कोई इतनी बड़ी कंस्पिरेसी नहीं है। ये थोड़ा सा बिल्ट इनटू द नेचर ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट है कि अगर मुसलमानों की स्टेट है तो उसके कुछ कल्चरल सिंबल भी तो होंगे ना। तो जुबान को भी आप इस्लामाइज कर लें, व्हाई नॉट। ये ऐसे तो होता है जिस तरह आप देखें ना, इजराइल जब बना तो वो बेसिकली यिद्दिश स्पीकिंग अश्केनाजी ज्यूज जो है, यानी यूरोपियन ज्यूज, उन्होंने बनाया। और वहां पे जो उसके बाद कम्युनिटी है वो सिफारडी ज्यूज हैं। सिफारडी ज्यूज जो है जो स्पेन और यहां से, कार्ल मार्क्स जो था सिफारडिक ज्यूज था, ही वाज नॉट अश्केनाजी, और उसका रंग भी थोड़ा सा ब्राउनिश सा था। ये इस पे कमेंट भी है, समझ गए आप। तो बनाया तो उन लोगों ने, यूरोपियन लुकिंग ज्यूज ने, लेकिन अपनी नेशनल जुबान उन्होंने पुरानी जो हेब्रू है वो ली, जिसमें हजरत मूसा का और वो सारा कलाम है। तो इस किस्म की जब स्टेट्स बनती हैं ना जिनका पहले कोई वजूद नहीं है, वो फिर फ्रीली अपने वो सिंबल चूज करती हैं जो उनको लगता है कि ये हमारी स्टेट की एक डिस्टिंक्शन बनेगी। अगर हिंदुस्तान की तकसीम करानी थी तो हिंदुस्तानी तो फिर नहीं ना हो सकता, फिर वो तो उर्दू ही होगा, और अब यही कहेंगे कि ये मुसलमानों की जुबान है। फर्क इतना पड़ा कि इंडिया के अंदर उन्होंने जैसे प्रॉमिस किया था, उन्होंने जुबान की बुनियाद पे पूरे इंडिया को रीऑर्गेनाइज किया। सिर्फ पंजाब में झगड़ा पड़ा इस पे, और उसकी बैकग्राउंड भी है, अगर आप सवाल करेंगे तो बता दूंगा कि वहां पे वो क्यों पंजाबी सूबे का प्रॉब्लम हुआ। लेकिन बाकी जगह पे जो ऑर्गेनाइज हुआ वो जुबान की बुनियाद पे हुआ। यूपी की अपनी सीपी, और वो जो है साउथ इंडिया को उन्होंने 4 जुबानों में 4 प्रोविंस बना दिए, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा और मलयालम। तो उन्होंने अपना जो था ना, जो ऑलरेडी उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्होंने पूरे की। उनका जो है 1928 का नेहरू रिपोर्ट ही बुनियाद है इंडियन फेडरेशन की। उसी तरीके से ये बनाया गया है। 1931 में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स जो दी थी वो ही उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में आई भी। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का जो एग्रीमेंट था, पूना एग्रीमेंट, रिजर्वेशन फॉर दलित्स एंड आदिवासीज, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आया। उन्होंने अपना पूरा जो एक वो क्या कहते हैं मूवमेंट बनाई थी, जिन असूलों पे, जिस आइडियोलॉजी पे, वो उन्होंने पूरा किया। तो हमारे यहां तो ये लास्ट मोमेंट था कि अंग्रेज बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ये भी तो है ना कि ये स्टेट अंग्रेज ने बनाई बट एट द लास्ट मोमेंट। और उसमें भी मैंने ये अपना गैरजन स्टेट वाली किताब में भी और जिना वाली किताब में तो बहुत डिटेल में मैंने बताया है कि पूरी बहस हुई है पहले। मसलन 11 मई 1946 को जो थे ना सुप्रीम कमांडर इन द सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया, फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑकिनलेक, उनको मेमोरेंडम उन्होंने लिखा पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं, प्रोज एंड कॉन्स, एक आर्ग्यूमेंट हक में, एक खिलाफ, एक हक में, एक खिलाफ, एक हक में, एक खिलाफ। आखिर में उन्होंने इवैल्यूएट किया कि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इस जाते वक्त हमने यहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी है वो है इंडियन आर्मी,
और अगर वो टूट गई तो सोवियत यूनियन, ये अंग्रेजों का वो क्या कहते हैं बग बेयर, जो डर है ना, ये 1830 से जब पूरा हिंदुस्तान अभी इन्होंने काबू नहीं था किया, तो ग्रेट गेम इन्होंने तब से शुरू कर दी थी, वो है रशिया को इधर नहीं आने देना। और जब वो सोवियत यूनियन हो गया तो वो डबली ज्यादा डेंजरस हो गया कि ना सिर्फ वो रशियन थे, वो कि इंटरनेशनल आइडियोलॉजी लेके आ रहे थे जो बुर्जुआ सोसाइटी और कैपिटलिज्म को चैलेंज कर रही थी। तो उनको ब्लॉक, तो ये पूरी बहस चली है। तो उसमें फैसला हुआ 11th में 1946 को कि नो, नॉट पाकिस्तान, दिस विल नॉट बी इन आवर फेवर, इंडियन आर्मी डिवाइड हो जाएगी और हो सकता है कि इससे कांग्रेस जो है वो फिर हमारे वो क्या कहते हैं हाथ से निकल जाए। हाँ जी। तो फिर 12 मई 1947, सो लेट को मैंने ये दोनों डॉक्यूमेंट उस गैरिजन स्टेट में भी दिए हैं। उसमें 3 हेड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्म फोर्सेस, हीरो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फील्ड मार्शल मंटगोमरी, और इंडियन ऑफिस, कॉलोनियल ऑफिस के 3 जो हाई ऑफिसर्स हैं, इन्होंने मेमोरेंडम लिखा कि अब अगर पार्टीशन हो रही है तो हम पाकिस्तान से, जरा सुन ले, पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से कराची पोर्ट फैसिलिटीज, पाकिस्तान एरियल फील्ड्स एंड मुस्लिम मैन पावर डिमांड करेंगे, क्योंकि मिस्टर जिन्ना हैज शोड एन इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग द कॉमनवेल्थ, वेयर एज हिंदुस्तान में गो इट्स ओन वे। तो उनको कभी भी नेहरू के ऊपर और उसके इर्द गिर्द जो लेफ्ट था ना, एंटी इंपीरियलिस्ट, उस पर शक ही रहा। तो उन्होंने कहा एक श्योर शॉर्ट मुल्क बनाया जाए जो हमारे पर्पस को सर्व करेगा। और देखें डॉक्टर साहब, ये आप जरा कमाल देखें कि प्रोजेक्ट उनका बनाया हुआ यूज अमेरिकन ने किया, वो भी ब्रिटिश गाइडेंस से। ये अफगान जिहाद पाकिस्तान के जरिए हुआ ना, तो जिसके लिए बनाया था उन्होंने पाकिस्तान, वो पूरा तभी हुआ, यूनाइटेड इंडिया में तो नहीं था हो सकता। इंडियन आर्मी को भेजते अपना नेहरू या कांग्रेस या बीजेपी भी लड़ने के लिए अफगानिस्तान में। व्हाई वुड दे डू दैट? व्हाट विल दे गेन? तो ये सारा मेटा प्रोजेक्ट है। जैसे आपकी मॉडर्निज्म भी मेटा, एक नैरेटिव नहीं बनता, उसके अंदर ढूंढनी पड़ती हैं सारी चीजें। तो ये है इसकी बैकग्राउंड। अब आप सवाल कीजिए। पोस्ट कॉलोनियल फिनोमेना, आपने सारी चीजें क्लियर कर दी कि एक उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक लेबोरेटरी चाहिए थी जिसपे बैठ के वो अपने तजर्बे कर सकें, अपना काम चला सकें, और आपकी फ्यूचर इंपेरियलिस्टिक जो प्लान थे, प्रोजेक्ट थे, उनको इम्प्लीमेंट कर सके, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए। लेकिन फिर भी व्हाट आई थिंक अबाउट माय कल्चर, अबाउट माय लैंग्वेज आइडेंटिटी, मेरा इशू ये है कि जब पाकिस्तान बन गया, आपने उर्दू रखा, फिर मेरी जबान, मेरी सिंधी जबान, पश्तो, पंजाबी जबान और मल्टीलिंगुअल जो सिस्टम है, मल्टीकल्चरलिज्म, उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया? और अभी तक क्या प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करने में? अब तो ठीक है, उन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट पूरे कर लिए जो करने थे। अब मेरी आइडेंटिटी को कौमी आइडेंटिटी क्यों कहा जाता है, रीजनल क्यों कहा जाता है? उसको कबूल करने में पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी और आर्मी, ये 2 स्टेट्स के मेन ऑपरेटर्स है ना, वो अपना काम किस जुबान में करते हैं? या अंग्रेजी में करते हैं, उसको छोड़ दें। जो बाकी जो उनका काम है, चपरा, वो उन्हें सलूट दिलाना, आर्मी में पूरी ट्रेनिंग देना, जो वो जवान से बोलते हैं, वो किस जुबान में करते हैं? वो उर्दू में करते हैं ना। तो ये कन्वीनियंट हो जाता है एक स्टेट के लिए। और क्योंकि पाकिस्तान का उससे पहले कोई यूनिटी नहीं थी, मसलन आप देखें पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम लीग टूट गई, तो एक तो होती ना कांग्रेस और लीडरशिप जो एक डायरेक्शन देती है। देखिए आप मोहम्मद अली जिन्ना ने आने के बाद उनकी जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी है, वो ये देखें कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की, उसको उन्होंने 22-23 अगस्त को डिसमिस कर दिया, जिसकी जो गवर्नर थे वहां के सर जॉर्ज कनिंगहैम, जिसको एक्चुअली जिन्ना ने वापस बुलाया, ही हैड रिटायर्ड इन 1946, उनको वो वापस नहीं थे आ रहे, तो माउंटबेटन के जरिए ही ब्रॉट हिम बैक। वो अपनी रिपोर्ट्स में लिखता है, जो मैंने कोट किया है,
कि मुझे नहीं समझ आती कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अपना पावर्स के तहत जो आज तक हमारे गवर्नर जनरल एक्सरसाइज करते रहे हैं और जो ब्रिटिश पॉलिसी भी है, कोई बेसिस नहीं है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसका हाउस के अंदर मेजॉरिटी है और वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी नहीं है, उसको हम डिसमिस कर दें। तो जिन्होंने अपने पावर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स एक्वायर कर ली, ये किसी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं की, एज गवर्नर जनरल ही क्रिएटेड दिस राइट टू डू दैट। और आप देखें ये झगड़ा जो सिंध में पड़ा है, उसी अप्रैल 1948 के अंदर अयूब खोड़ू की गवर्नमेंट क्यों डिसमिस हुई? क्योंकि वो कराची को फेडरल टेरिटरी करार दे दी थी अपना जिन्ना साहब ने। एंड अयूब खोड़ू प्रोटेस्टेड कि ये तो सिंध का इलाका है, आप ये इसे फेडरल टेरिटरी करके सिंध से अलग ना करें। तो उन्होंने सिंध की हुकूमत को भी डिसमिस कर दिया। और एक और बात भी है, जिस क्लास की बुनियाद पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ये लीडरशिप थी, वो तो सारे फ्यूडल थे, जिनका जो है जबर जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी डेमोक्रेटिक फोर्स होती जो सिंधी जुबान को या बंगाली, अब देखें ये तो आप फिर भी सिंधी वेस्ट पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी है ना। जिन्ना साहब ने तो जो मेजॉरिटी थी 55%, उसके ऊपर जाके उर्दू कर दी नाफिज। ये अब ये इसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट, कि अगर आपकी सोच ही इतनी ज्यादा अथॉरिटेरियन हो तो आपके एक्शन भी अथॉरिटेरियन होंगे ना। हालांकि देखें 1940 का जो रेजोल्यूशन है वो इसी बुनियाद पे बना कि हम एक स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं चाहते, हम एक प्रोविंस वो है उसके अंदर 1940 के, द प्रोविंसेस विल बी सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट। तो जैसे आप कह रहे हैं असूलन तो रीजन्स को बहुत ऑटोनॉमी होनी चाहिए थी, ये तो एक वीक फेडरेशन होनी चाहिए थी। लेकिन जब ये स्टेट बन गई तो जो इसके अंदर लीडरशिप थी, दे वांटेड रियल कंट्रोल, क्योंकि वैसे तो उनका कोई कंट्रोल नहीं था। उससे पहले मुस्लिम लीग का कोई, देखिए ये गुंडागर्दी से मुस्लिम लीग ने पंजाब के अंदर भी इलेक्शन जीता है और हर जगह पे इन्होंने मौलवियों को, ये बकवास करते हैं कि मौलवी खिलाफ थे, वो जमीयत उलमा हिंद की असूलन मुखालफत थी। लेकिन जमीयत उलमा हिंद का सारा जोर यूपी में है, उर्दू स्पीकिंग। पंजाब के अंदर तो जो बरेलवी हैं, ये उनका गढ़ है पीरों का और इनका, तो सारे पीर जो हैं यहाँ के इनके साथ थे। वो जीएम सैयद भी उस दौर में आ गए ना, तो बाद में उन्होंने सारी उम्र उसका अफसोस किया, बट उस जमाने में तो ये सब आ गए मुसलमान बन के। तो उसी रगड़े में फिर जो स्टेट के पास हथियार थे कंट्रोल लेने के, क्योंकि कांग्रेस का तो कंट्रोल पहले से चल रहा था ना, इतनी पुरानी स्ट्रगल थी। मुस्लिम लीग का तो कोई कंट्रोल नहीं था, ये उससे पहले रीजनल पार्टीज में थे, पंजाब के अंदर पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी में थे, फिर एकदम ये आ गए मुस्लिम लीग के अंदर। तो इनका एक दूसरे के साथ कोई ज्यादा रिश्ता नहीं था, स्वाय कि ये मुसलमान थे। पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने झगड़े शुरू कर दिए पंजाब के अंदर लीडरशिप पे। नवाब ममडोट और दौलताना का इशू कायदे आजम की जिंदगी में हो गया, एंड दे बोथ वेंट टू कराची। वहां पे उनके सामने इन्होंने इस झगड़े को तकरीबन बंद कर दिया। लेकिन एज सून एज जिन्ना वाज डेड, पंजाब के अंदर ये झगड़ा फिर शुरू हो गया। तो पंजाब के अंदर ये यूनाइटेड नहीं थे। दौलताना वर्सेस क्या कहते हैं नवाब ममडोट ग्रुप एकदम टूट गया, उसमें से रिपब्लिकन पार्टी आ गई। नहीं, क्या पार्टी थी उनकी, नहीं पाकिस्तान वो क्या थी जो या अपना मियां इफ्तिखारुद्दीन ने बनाई थी, खैर एकदम मुझे नाम भूल रहा है। तो और सिंध के अंदर जो थे अपना अयूब खोड़ू वर्सेस एक और बड़ा नाम है सिद्दी लैंडलॉर्ड्स का, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो वहां पे भी ये धड़े हो गए। बंगाल के अंदर नाजमुद्दीन वर्सेस सोहरवर्दी धड़े थे। ये तो धड़े थे, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे, दे हैड नथिंग इन कॉमन। ये तो लास्ट मोमेंट पे बंगाल में भी इनके अंदर जो है डिसाइड हुआ कि अब हमने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, अप्रैल 1947 में, नॉट बिफोर दैट। तो ये सारी बातें जो है ना मेरी नई किताब में आ रही हैं। उसके बाद ये सारा डिबेट जो है वो
उसकी मेरे ख्याल से खत्म हो जाना चाहिए अकल की बुनियाद पे। लेकिन मिथोलॉजी का तो बाजार हमेशा गर्म रहता है, तो वो चलता रहेगा। लेकिन आई होप मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। आपने कोई सवाल करना हो? जी बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि अभी भी सिंधी अदबी संगत सिंध और दूसरी जो तंजीमें हैं पंजाब के केपीके के, वो सब लोग मिल के असेंबली में बिल पेश करते हैं, लैंग्वेज बिल। तो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं इनको रीजनल लैंग्वेजेस नहीं बल्कि इनको कौमी ज़बानें करार दी जाए, और ताकि हम महसूस कर सकें कि हमारी भी कोई हैसियत है। अगर सारी कौमी ज़बानें हों, उर्दू भी हो, उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज हो, और बाकी ज़बानें कौमी ज़बानें हों, मल्टीलिंगुअलिज्म के हवाले से इस चीज़ को लिया जाए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पाकिस्तान की आइडेंटिटी के हवाले से। इस तरह यह भी हो सकता है कि वो जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनमें एक एतमाद बहाल होगा, उनकी ज़बानें एक्सेप्ट होंगी, उनके कल्चर को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें क्या चीज़ मुश्किल हो सकती है। इसका एक सवाल, ये ओपीपी तंजीम वालों ने भी बताया कि माइंड सेट इज दैट ऑफ ए strong central command. The underlying fear is that the self-determination or provincial identity will dilute the central control. तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोविंशियल आइडेंटिटी है उसको कौमी ज़बानें करने से जो मरकज़ है उसका जो कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, कि ये खौफ है, ये माइंडसेट है। या मल्टी कल्चरिज्म के हवाले से हम चल सकते हैं, मल्टी लिंगुअल लैंग्वेज ज़बान हमारा मुल्क हमारा नेशन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अभी सिंधी ज़बान को पंजाबी, उर्दू, सराइकी या पश्तून को क्यों कौमी ज़बान नहीं कहा जा सकता। थोड़ा सा आप इसका मुख्तसर जवाब दें। बहुत सारी चीज़ें आपने डिस्कस की हैं, फिर हम चलते हैं पार्टीशन के हवाले से, किस सूबे ने कितना नुकसान उठाया, वो चीज़ बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये आपका जो सवाल है ना, यानी मैं पंजाबी जुबान का पंजाब के अंदर एजुकेशन के तौर पे मीडियम ऑफ बहुत बड़ा हामी हूं, और मेरे जो साथी हैं वो ये जानते हैं कि मैं इसके हक में हूं। और सिंधियों का तो ये मूवमेंट बड़ा क्लियर है, उसमें कोई शक भी नहीं है। पंजाब के अंदर तो ये मूवमेंट जो है उभरती है, स्टेट उसे थोड़ा सा उठा लेती है अब, इसलिए कि सिखों को साथ मिलाया जाए। ये नहीं कि कोई पंजाब की यूनिटी का हिस्सा है, क्योंकि पंजाब में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे। लेकिन ये जो है ना, वो ये जो अब जो पंजाब का रिवाइवल है स्टेट की तरफ से, वो नहीं है जो अवामी पंजाबी की जुबान का मसला है, उसकी एक पॉलिटिक्स है। और मैंने एक दफा आर्टिकल लिखा था कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन होना है ना, तो दिल्ली और इस्लामाबाद के जरिए होगा, अमृतसर और लाहौर के जरिए नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट है ना भैया, स्टेट है। तो ये इस किस्म का जो पंजाबी का अब थोड़ा सा शोशा चला है, कबड्डी का मैच जो इंटरनेशनल हुआ है वहां पे कमेंट्री पंजाबी में हो रही थी, तो मेरा बड़ा दिल खुश था। मैं चाहता हूं पंजाबी जो है वो स्कूलों में पढ़ाई जाए, ये हमारे बुजुर्गों की जुबान है। वैसे उर्दू के साथ भी हमारा बड़ा एक वो है उन्स है, इसमें कोई शक नहीं है। जुबान कोई भी हो वो नए दरवाजे खोलती है, और बड़ा उसके अंदर लिटरेचर है जिसको डिनाई करना एक अहमक की है। लेकिन पंजाबी के अंदर, सिंधी के अंदर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का कलाम और ये सारा कुछ जो है वो अपनी जगह पे एक बड़ा है, और इसको किया जा सकता है। लेकिन इसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल माइंडसेट। अभी मैंने एक कमेंट देखा है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज, प्रोग्रेसिव पाकिस्तानीज तंजीम का, जिससे मैं पूरा एग्रीड हूं कि ये एक माइंडसेट है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान जब बना तो उसमें जो एम्फोसिस है कि ये मुसलमानों का मुल्क है और उर्दू जो है मुसलमानों की जुबान है। तो वो इस नेशनल स्टेट की जो आइडेंटिटी है ना, ये मैंने जो बात की थी उसको समझने की जरूरत है। ये कोई नेचुरल स्टेट नहीं ना है जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के जरिए बनी है। अफ्रीका के जो स्ट्रगल है और बाकी जो एशिया के स्ट्रगल है, वो तो कॉलोनियल पावर्स की जो है डोमिनेंस को खत्म करने के लिए है ना। मगर यहां पे तो ये हुआ कि इन्होंने कहा कि हमने हिंदुओं से आजादी लेनी है। इसकी बुनियाद पे इन्होंने इंडिया की डिवीजन करवाई। तो उनकी जो सारी माइंडसेट बन चुका हुआ है सोचने का, इवेल्युएट करने का, उसमें सेंट्रिस्ट एलिमेंट बहुत ज्यादा है। और उसमें एक और भी डर है, उसे आप कहते हैं
क्या कहना चाहिए यार, मैंने इसको पाकिस्तान को गैरिजन स्टेट कहा है और सेमी कॉलोनियल गैरिजन स्टेट कहा है, कि यानी ये ऐसी स्टेट है जिसने सच्चा या झूठा एक खौफ किया हुआ है कि हिंदुस्तान हमें कभी भी अटैक करने के लिए तैयार है। तो इसको एक सेंट्रलिज्म, और वो क्या है कि आपको पता है कि जब ये 1965 की वॉर हुई है तो ईस्ट पंजाब में अगर इंडिया चाहता तब तो दे कुड जस्ट वॉक इन, वहां पे तो हमारी कोई आर्मी नहीं थी, दे डिड नॉट। वो जब 71 में बंगाली खिलाफ हुए तो तब उन्होंने इंटरवीन किया। उसकी वजह यह है कि हमारा पूरा डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ये था कि अ स्ट्रॉन्ग पंजाब मीन्स द सिक्योरिटी ऑफ बंगाल। सारी आर्मी यूं ही ऐसी, रिक्रूट भी ऐसे हुई, अफसर भी ये वो ही है, एक पख्तून एलिमेंट है, वरना तो पंजाबी और पख्तून ही है ना उसके अंदर दो। तो वो सारे जो है वो यही है कि स्ट्रॉन्ग पंजाब इज द गारंटी ऑफ पाकिस्तान सर्वाइवल। और पंजाब के अंदर पंजाबी तो ये ओन ही नहीं करती, हमारी जो एलीट है वो तो सब काम उर्दू में करते हैं। मैं आपको एक अपना इंटरेस्टिंग छोटा सा इंसिडेंट बता दूं, मैंने लम्स में 2 साल पढ़ाया है। तो एक बच्ची जो है वो मुझसे जब बात करे तो वो अमेरिकन उर्दू में मुझसे बात करती थी। तो एक दिन मैंने ऐसे उससे पूछ लिया कि अच्छा तुम कहाँ बड़ी हुई हो अमेरिका में? उसने कहा सर मैं तो कभी अमेरिका नहीं गई, मैं तो लाहौर में बड़ी हुई हूँ। तो मैंने पूछा ये तुम उर्दू अमेरिकन एक्सेंट से क्यों बोलती हो? तो जाहिर है जिस स्कूल में वो पढ़ी होगी वो अपर क्लास की लड़की थी, तो वहां पे इस एक्सेंट से ही लोग बोलते होंगे। तो ये उर्दू भी उर्दू पंजाबी एक्सेंट से नहीं बोलते, ये कुछ लोग जो है वो एंग्लिसाइज्ड अमेरिकनाइज्ड एक्सेंट से भी बोलते हैं। और मुझे धोखा हो गया कि मुझे ये सवाल करना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ, ये सुन ले, ये सिर्फ लाहौर में है या इस्लामाबाद में है। आप गुजरात चले जाएं, सियालकोट, छोटे शहरों में उनकी मिडिल क्लास और जो वे सब पंजाबी में बात करते हैं, क्योंकि नेचुरली ये है, लिखने का काम उर्दू में होता है लेकिन घर के अंदर जो खाने पे बात होती है वो सारी पंजाबी में होती है, कोई उर्दू नहीं बोलता। लेकिन एक ये सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद का जो है ना मिडिल क्लास पंजाबी, ये वो बोलते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है, कमेंट्स में भी किसी ने लिखा है कि उर्दू जो है वो एलीट क्लास की लैंग्वेज है पंजाब में। तो वो लोग जो एलीट क्लास वाले समझते हैं कि उर्दू बोलने से हमारी इज्जत बढ़ती है, पंजाबी बोलने से हमारी इज्जत कम होती है, इसलिए वो पंजाबी पढ़ते नहीं है, पंजाबी स्कूल में नाफिज नहीं करते। वो कहते हैं कि उर्दू पढ़े तो आपको लोग सिविलाइज्ड कहेंगे, आपको लोग एजुकेटेड कहेंगे, अगर आप पंजाबी पढ़ेंगे तो आपको लोग एजुकेटेड नहीं कहेंगे। तो क्या इस तरह का कॉन्सेप्ट है? क्योंकि वहां पर देखिए बिल्कुल है, ये तो उन्होंने जिन्होंने कमेंट लिखा है 100%, 150% दुरुस्त है। पंजाबी बोलने का मतलब ये है कि आपके घराना जो है वो कभी स्कूल नहीं गया, और अगर आपने और एलीट में होना है तो अंग्रेजी बोले, क्योंकि उर्दू भी तो लगता है ना कि ये बस आम से स्कूलों में गए हैं। तो वहां पे तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक एलीट जो है वो स्ट्रक्चर है। जो रियल एलीट है, जो रियल बिजनेस कंट्रोल करती है और ये हुक्म देती है, ये सारे वो तो घर में अंग्रेजी चलाते हैं, बीच में थोड़ी सी उर्दू होती होगी। पंजाबी नौकरों के साथ और गालियां देने के लिए होती है। तो पंजाबी जो है वो अपने, क्योंकि देखे ना जब यहां पे आए अंग्रेज 1849 में उन्होंने पंजाब को एक्वायर कर लिया, तो पूरी बहस हुई है कि वेदर दे शुड हैव एजुकेशन इन पंजाबी और इन उर्दू। तो फैसला हुआ कि पंजाबी जो बोली जाती है ना वो उर्दू के करीब ही है, और क्योंकि हमने एक फौज बनानी है तो उसमें एक ही जुबान हो सकती है सबके लिए। तो ऑफिसर जो थे, जो अंग्रेज थे, वो तो अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन जितने नॉन कमीशन्ड अफसर हैं ये वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, सारे उर्दू में थे। हिंदू, सिख, मुसलमान 1971-72 तक ईस्ट पंजाब के अंदर उर्दू अखबार पढ़ते रहे हैं। बहुत जबरदस्त। सारी लिटरेसी उर्दू के हवाले से आखिरी हम लैंग्वेज पे सवाल लेंगे, फिर हम पार्टीशन और प्रोविंसेस के लास्ट के हवाले से जो हुआ उस पे जाएंगे। जावेद अहमद राशरी साहब पूछते हैं कि मिस्टर इश्तियाक साहब, व्हाई आर नॉट सजेस्टिंग टू गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट मेक सिंधी ऑफिशियली लैंग्वेज एटलीस्ट इन सिंध? तो इश्तियाक साहब सजेस्ट आप क्यों नहीं करते? मैं अब क्या कहूँ,
बात यह है कि आपने मुझे यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए बुलाया हुआ है ना, है वो मैं कोई मौलवी तो नहीं हूं कि दुआ करूं कि ये कर दो। जरा मेरा रोल भी तो देखे ना, मेरे कहने से अगर वो कर दें तो मैं तो अभी आपके सामने सबके कह रहा हूं कि कर दो यार। ये कोई ना सवाल है, इसका मेरे पास जवाब भी नहीं हो सकता। जी जी मुझे बिल्कुल। तो आपने पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे, हिस्टोरियन के तौर पे और लिटरेचर का जो एक स्टूडेंट है उसके तौर पे बुलाया है ना, तो जी वहां जी पे तो एनालिसिस होना चाहिए, दुआओं का तो नहीं है। इल्तिजा का पिटीशन तो मैं नहीं ना करने आया कि आप कर दें। कोई मेरे कहने से अगर उन्होंने रोका हुआ है तो आप मुझे माफ करें, ये जो जिनका ये कमेंट था, मुझे तो उनके कमेंट की कोई समझ नहीं आई कि मेरे कहने से क्या बनेगा। मैं तो आपको समझा रहा हूं कि क्यों ये ऐसे होता है। वो मैं ये नहीं मोस्ट, कह रहा कि जो होता है वो दुरुस्त है। आप बड़े देयर इज अ intellectual डिफरेंस। हैं, बड़े एक राइटर हैं, बहुत बड़े नाम है, तो आप सजेस्ट कर दें उनको, शायद पॉलिसी मेकर आपकी आपसे मुतासिर हो कि वो पॉलिसी चेंज कर दें। मैंने कई दफा किया है पहले ही। मैंने तो एक दफा ये भी कहा है कि पाकिस्तान की जो नेशनल जुबान है वो सराइकी होनी चाहिए, क्योंकि दरिया सिंध से जो ये सारी ट्रेड चलती थी वो सराइकी कनेक्ट करती थी इस सारे इलाके को। और पोटोहारी और इनको जो है वो बेसिकली सराइकी की शक्लें हैं, पंजाबी की शक्ल भी है, लेकिन ये पंजाबी से भी बड़ी है। लाहौरी पंजाबी का सेंट्रल पंजाब है, आप लेकिन सराइकी सिंध से शुरू होती है, नॉर्थ सिंध से, और ये उधर फ्रंटियर तक जाती है। तो वो भी मैंने सब कुछ किया हुआ है। ये महल, ये जो जिनका कमेंट था उन्होंने मुझे कभी फॉलो नहीं किया साहब और इससे मेरी पोजीशन को ये समझते नहीं है। आपसे सिंधी और पंजाबी नाराज हो जाएंगे। पाकिस्तान के आइन में है कि सराइकी पंजाबी का एक लहजा है, और सिंधी कहते हैं कि सिंधी से निकला हुआ सराइकी लैंग्वेज है। आप उसको बनाएंगे तो ये दोनों आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो मेरे खिलाफ तो बहुत और लोग भी हैं, तो इनका इनका जो नंबर है वो बहुत नीचे आता है, ये हो जाए। बात ये कि मैं तो आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रहा हूं कि जी दरिया के जरिए होती थी ना ट्रेड। तो जब किश्तियां आती हैं तो एक दूसरे से बात तो करते हैं ना। सिंधी से एकदम पंजाबी पे तो नहीं ना ट्रांसफर होता होगा। सिंध से जब आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, तो कोई जुबान उनको कनेक्ट करने वाली भी तो होगी ना। और यही जुबान जो है लेके पिशावर तक जो इन्होंने बाजार अपने बनाए जिनका बड़ा जिक्र है, वो कोई कॉमन जुबान होगी? तो वो तो ये सराइकी की शक्लें हैं जो पंजाबी भी हो जाती है। लाहौरी पंजाबी उसका मेजर पोर्शन है। अब किसी को लैंग्वेज के इवोल्यूशन का ना पता हो और इन चीजों का ना पता हो तो आई एम सॉरी, मैं उस लेवल पे आपसे बात नहीं ना कर रहा। मैं कह रहा हूं कि ये हकीकत थी जिसको उर्दू को जब ब्रिटिश स्टेट ने फॉलो किया तो वो फिर बन गई। और वो एक पूरा 150 साल का है, पूरा एक तरीका है, फौज बनी उसके जरिए है। हाँ जी, हुक्म देना, ये करना, वो सारा उर्दू के जरिए किया। और मैंने बताया हिंदू मुसलमान सिख जो हैं वो इस, अच्छा आप देखें सिंधी हिंदू मुझे कई मिले हैं, वो गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखते थे। हाँ जी, सिंध में भी लिखते हैं। पंजाबी। हाँ हमारे यहाँ सिंध में जो हिंदू है ना, काफी गुरुमुखी में स्क्रिप्ट में यहाँ भी लिखते हैं। हमने भी एग्जैक्टली। यहाँ पर। जी जी। अच्छा दूसरा एक वो, और भी हाँ, जी जी, हाँ ये भी एक मसला है ना, ये भी एक मसला है। एक बात सराइकी के हवाले से, हमारी बहुत अच्छी प्रोफेसर हैं डॉक्टर नुकबा ताज लंगा साहब की बेटी है, तो उसने अच्छा। लिखा है कि वो सराइकी वाले ये कहते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गए तो सराइकी की बात निकली है, तो थोड़ा सा उस पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसने लिखा है कि अंग्रेजों ने बाकी सब जबानों को वर्नेक्यूलर के तौर पे कहा है, लेकिन सराइकी को तो वो दर्जा भी नहीं दिया गया कि उसको वर्नेक्यूलर या लोकल जबान जो होती है वो भी नहीं माना उनको। तो अच्छा। सराइकी के साथ इस तरह की नाइंसाफी हुई, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा ये देखें, ये भी इसमें भी जरा थोड़ी आ, होता है कि उसे क्या कहते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म, हम्म, कि व्हाट इज मोस्ट यूजफुल इन इन्वर्टेड कॉमर्स। जैसे अब बलोचिस्तान के अंदर ब्राहुई जुबान तो है ना, वो बिल्कुल अलग है बलोची से। वो एक द्राविडियन लैंग्वेज है। बलोची जो है वो इंडो यूरोपियन है, क्यों जी? तो लेकिन बलोची नेशनलिज्म ने वहां पे जो बरोही है उन्होंने बलोची को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है ना एज द मार्कर ऑफ देयर आइडेंटिटी, क्यों जी? हम्म, तो सराइकी जो है उसको जो सिंधी स्पीकिंग मेजोरिटी ने उसको
सराइकी के बरक्स सिंधी को ज्यादा जोर दिया। इधर लाहौरी पंजाबी जो है उसका जोर था, जो बाद में उर्दू का हो गया। तो सराइकी कनेक्टिंग जुबान तो रही, लेकिन किसी डोमिनेंट ग्रुप की जुबान नहीं बन सकी। तो इसके अंदर वो सराइकी जो है वो जिसकी कोई एक सपोर्ट बेस ना हो बड़ी, ये एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी तो है ना। जुबान का भी यही हाल है, पंजाबी का ये हाल है कि 130 मिलियन पंजाबी हैं, तो जो बाहर रहते हैं वो शायद टूटी फूटी पंजाबी बोलते हैं। सारे लिखते उसको रोमन में, अगर वो लिखें तो जो स्क्रिप्ट है हमारे, वो सिखों ने उसको उसके ऊपर झगड़ा पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि गुरमुखी जो है ये हमारे गुरुओं की जुबान है। तो सूफियों की तो जुबान जो थी पर्शियन वो स्क्रिप्ट थी, तो वो मुसलमानों की पंजाबी का लिखने का अंदाज बुल्ले शाह का और बाकियों का इस स्क्रिप्ट में है। जो सिखों का है वो गुरमुखी में है। ये एक के बाद एक बड़े मसले हैं। होता ये है कि जो मेजॉरिटी और जो पावरफुल, मेजॉरिटी नहीं सिर्फ, जो डोमिनेंट हो स्टेट के ऊपर, वो ले जाती है गेम। आपके यहाँ सिंध में सिंधी अगर कोई कभी इसकी वजूद और ज्यादा मजबूत हुआ तो सिंधी जुबान होगी, सराइकी तो नहीं होगी। आप उसको जिस तरह एडजस्ट करेंगे आपकी मर्जी है। हमारे यहाँ भी यही हाल है। जो कहते हैं कि सराय पंजाब को तोड़ के सराइकी सूबा बना दें, तो उसमें बहुत लोगों की ऑपोजिशन भी है। उसमें मेरा कोई मौकफ नहीं है। मैं कहता हूं कि लोगों को सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो अगर आप उनको बार बार लाहौर बुला रहे हैं तो गलत है, उनके पास ले जाएं सर्विसेज। तो अगर पंजाब की कोई डिवीजन होती है और उससे लोगों को वहां पे फिर उनकी सर्विसेज होती हैं, तो ये स्टेट का पर्पज है, तो वो मेरे इसलिए भी खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि मैं पंजाबी जुबान का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं और हर वक्त पंजाबी में प्रेफर करता हूं बात करना। मगर ये इस तरह देखें, ये इस किस्म के मसले जो है वो जब तक आपके पास पॉलिटिकल थियरी पे आपका कंट्रोल ना हो, प्लेटो से चले और आते जाए, तो आप इनका एनालिसिस ऐसे नहीं कर सकते इमोशनल। लोग कंफ्यूज कर देते हैं बिटवीन द व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी। और व्हाट ऑट टू बी में तो बहुत कुछ होना चाहिए, पार्टीशन होनी नहीं थी चाहिए मेरे ख्याल से। हम मिलके 1000 साल से रह रहे थे, शायद अगले एक और 1000 साल भी अमन प्यार से रह सकते थे, मगर अब पार्टीशन हो गई है तो अब उसका मातम तो रोज ही ना कर सकते। दो मुल्क हैं, तो इसके अंदर अब हम सिंधी नेशनलिस्ट मूवमेंट की जो जज्बात है मैं उनको बहुत मानता हूं, मगर मुझे यह भी समझ आती है कि वाई सराइकी गॉट साइडलाइन। और सिंधी वर्सेस सराइकी में सिंधी मेजॉरिटी है, तो वो सिंधी ही वहां पे डोमिनेट करेगी। अच्छा इश्तियाक साहब, थोड़ा आगे चलते हैं। लिसनर भी बहुत सारे हैं, व्यूअर्स, वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि हम भी कुछ सवालात पूछें, इस तरह की बातें। ये एक हकनवाज साहब है, उन्होंने पूछा है कि आजकल मोहम्मद बिन कासिम और राजा डाहिर की डिस्कशन चल रही है, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आपकी क्या राय है? तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, हिस्टोरियन भी है, सोशल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी है, तो वो आपका मौक़िफ़ इस हवाले से जानना चाहते हैं, तो फिर हम आगे बात बढ़ाते हैं। देखें, बात सुने, आदमी उस सब्जेक्ट पे अथॉरिटी से बोले जिस पे उसकी बहुत डीप स्टडी हो। समझ गए आप जी। तो मेरी इस पूरी कंट्रोवर्सी को मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूं, लेकिन इसके अंदर मेरी कोई स्पेशलाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं है। तो जो मैं अब कहूंगा वो क्वालिफाइड है। अब तक जो भी मैंने बातें की हैं वो विद अथॉरिटी में बात कर सकता हूं। मुझे यहां से बात करा ले, सिंध के अंदर बुला करा ले, पंजाब के अंदर आप मुझे वही बातें करवा सकते हैं विद अथॉरिटी। लेकिन इसके ऊपर ये नया सब्जेक्ट खुला है, इसके ऊपर अभी कई मिथोलॉजीज पुरानी जो है वो बस्ट होंगी, कई नई मिथोलॉजीज लोग लेके आएंगे। मसलन मुझे यह समझ नहीं आती कि मोहम्मद बिन कासिम इमाम हुसैन के खानदान के पीछे वहां से एक आर्मी भेजने का क्या तुक है। करबला के बाद उनका जो इमीडिएट खानदान है, मतलब हजरत ज़ैनब जो है, वो ना सिर्फ करबला से चली गई, वो दमिश्क में सारी उम्र रही।
और यजीद ने उनके साथ झगड़ा नहीं किया, और भी उनके खानदान के इमाम हसन का खानदान वहीं पे रहा और वो भी लोग आए। हो सकता है कुछ छुप छुपा के यहाँ पे भी आ गए हो, हाँ जी, लेकिन उसको वहां से पूरी इराक से पूरी एक फौज उनकी परसूट में भेजने का व्हाट इज द लॉजिक? विच स्टेट हैज द रिसोर्सेज टू फॉलो दिस एंड व्हाई? जहां पे उनको वो चैलेंज हुआ था वो तो इमाम हुसैन को और उनके जो इमीडिएट रिश्तेदार थे वहां पे मारे गए, कुछ लोग जो बच गए उनके साथ उन्होंने फिर झगड़ा नहीं किया, ये फैक्ट है। और हजरत जैनब का केस कोई कौन डिनाई कर सकता है, उनका मजार भी वहां पे है, बल्कि उनके एक मजार वहां पे कायरो में भी है, 2-3 जगह पे है। तो जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं वो इस तरह भाग के नहीं आए। करबला में जो हो गया वो हमें पता है, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आ भी गए हों, लेकिन पूरी एक फौज उनके परसूट में, ये देखे वो एक एम्पायर बन रही थी और एम्पायर एक्सपेंड करती है। तो हिंदुस्तान के साथ उनके पुराने आना जाना अरबों का था जब ये मुसलमान भी नहीं थे। तो कई वजह हो सकती हैं यहाँ पे भेजने की। राजा ताहिर ने किसको पनाह दे दी थी? कुछ लोग कहते हैं कि ये अपना इमाम हुसैन के अलावा कोई एक और बड़ा अरब कबीला था जो यहाँ पे आके तो उसको भी पनाह दी हुई थी। हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट तभी हो सकता है अगर वो बहुत बड़ी थ्रेट हो, या ये एक्सपेंशन का हो सकता है कि भाई अपनी एम्पायर को बढ़ाओ, आगे उस तरफ नहीं थे बढ़ रहे तो साउथ इंडिया में बढ़ाओ। फौजें तो लड़के आगे बढ़ती हैं ना। तो इसलिए मैं एक पोजीशन ओवरऑल दे रहा हूं कि फौज की प्रायोरिटीज कैसे बनती हैं। मगर ये सारा कहने के बावजूद अगर कोई एविडेंस ले आए कि ये वाकई हुसैन के खानदान के पीछे यहां सारा मुहिम लेके आए थे तो हम उसे मान लेंगे, क्योंकि एक स्कॉलर के लिए प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए कोई भी। और अगर राजा ताहिर कोई बहुत बड़ा सिंधी हीरो था तो उसको भी मान लेना चाहिए। जो हमने पढ़ा वो ये था कि वो गालिबन हिंदू था, उसकी जो रियायत थी वो थे अपना बुद्धिस्ट। तो एक तजाद भी उनके दरमियान था, हाँ जी। और इस किस्म के भी हो सकते हैं हालात, लेकिन क्योंकि मैं इसका कोई डीप स्कॉलर नहीं हूं और अभी इस पे तो नई गुफ्तगू शुरू हुई है। नई गुफ्तगू हमेशा इस किस्म की वो क्या कहते हैं मिथोलॉजीज को एग्जिस्ट, उसको आप खत्म करने के लिए बेताशा नई मिथोलॉजीज क्रिएट कर देते हैं। और उसके बाद जो स्कॉलर्स हैं उसके बाद स्कॉलर्स करते 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 जो है ना हकीकत तक पहुंचते हैं। मुझे 72 सालों के बाद ये सारी बात समझ आई कि जिन्ना साहब तो पाकिस्तान ही चाहते थे। अच्छा सर, हाँ, हम थोड़ा सा डाइग्रेशन की तरफ चले गए तो हम फिर वापस आ जाते हैं। हमने बड़ा हिस्सा हमने डिस्कशन का वो था लैंग्वेज और आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी क्राइसिस वाली चीजें डिस्कस की, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी आ गए। हम फिर चलते हैं, आपका सबसे बड़ा काम, उसके अलावा बड़ा काम आपका है वो है पार्टीशन पे। आपके ख्याल में पंजाब का बंटवारा या पंजाब ब्लडेड पार्टीशन एंड क्लीन वाली बात जो है, तो वो है, आप समझते हैं कि पंजाब को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उसका बंटवारा हुआ। हमारे पास सिंध में भी एक तरह की नैरेटिव्स हैं, वो कहते हैं कि सिंध की बॉर्डर जो थे वो सराइकी बेल्ट सारी उनके पास थी, राजस्थान इंडिया वाला जो रिन और कच्छ वो भी सिंध का पार्ट था, और इधर से सिब्बी जैकोबाद से आगे बलूचिस्तान के आधे हिस्से तक सिंध था। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद हमने वो सारी चीजें खो दी। दूसरा ये वो जो माइग्रेशन हुई, माइग्रेशन के हवाले से लोग आ गए, तो आइडेंटिटी क्राइसिस अभी तक वो प्रॉब्लम में है। तो आपके ख्याल में जो पार्टीशन हुई, तो आप कैसे कह सकते हैं सिर्फ पंजाब को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, बाकी सूबों को नहीं हुआ? तो इस हवाले से थोड़ा सा आपका जो बुक है, आपका जो काम है, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि पंजाब का बंटवारा, पाकिस्तान का बंटवारा एक्चुअली पंजाब का बंटवारा था या सिंध को या बाकी प्रोविंसेस को भी वही चीजें देखनी पड़ी है आज तक? अच्छा, बात ये है कि ये मैं पहली दफा सुन रहा हूं कि ये सिंध के सारे इलाके थे। बात ये है कि सिंध तो खुद बॉम्बे का प्रोविंस का हिस्सा था यार। ये तो 1936 में सिंध
को एक नया प्रोविंस दिया गया। इससे पहले तो ये बॉम्बे यहाँ पे जो था वो उसके तहत था ये सारा सिंध। तो ये एक नई आर्ग्यूमेंट है जिसका पता नहीं कितना इसमें सदाकत है कितनी नहीं है। बात यह है कि पंजाब जो है सर, वो अगर हम अरब हिस्ट्री के हवाले से देखें, राजा डाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का आना, तो बाबुल इस्लाम का सिंध होना, उसके बाद जो भी हुक्मरान आए, सुमरो कलोड़ो, मुगलों ने हुकूमत की है, फिर भी उन्होंने एज ए प्रोविंस के तौर पे उन पे हुकूमत की है। तो इस तरह के हिस्टोरिकल एविडेंसेस है कि सिंध सेपरेट ऑटोनॉमस हिस्सा रहा है मुल्क का। हाँ ठीक है, नहीं उस पर मैं बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि जो लास्ट जो जिससे ये कनेक्ट होती है पार्टीशन, तो आप मुगलों के आने से तो नहीं ना कनेक्ट कर सकते। या वो जो है वहां पे जब वो सिंधी जो थे अपना रूलर्स, उनके दौर से तो नहीं ना कर सकते। ये तो पार्टीशन की सारी मंतक ब्रिटिश इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के हवाले से आपको समझ आएगी ना। तो जो पहले था वो तो बहुत कुछ था। इस तरह तो सारा हिंदुस्तान कभी वो क्या कहते हैं, एक बुद्धिस्ट सुपर स्टेट भी बनी अशोका के दौर में। तो अब क्या उसको रिस्टोर कर दें हम? यहाँ पे तो महाभारता की भी कहानी चलती है। तो महाभारता में तो ये सारा इलाका जो है वो यहाँ पे जंग भी लड़ी गई, यहाँ पे हरियाणा के अंदर। तो ये सारा पंजाब, ये सारा कुछ जो है वो तो इंडिविजिबल है। जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं वो आज तक सिंध को और इस इलाके को अपना सेक्रेट टेरिटरी मानते हैं, अपना हिंदुइज्म का। हालांकि वो भी एक क्या कहते हैं, एक अल्ट्रा हिस्टोरिकल किस्म की वो बात है। इस तरह की बातें होती रहती हैं, इनका कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। बात यह है कि 1947 में आप देखें, अब जरा सुन ले मैं क्यों कहता हूं कि पार्टीशन बेसिकली पंजाब की पार्टीशन है। सारे हिंदुस्तान में अगर आप फेटेलिटीज यानी डेथ काउंट करें तो वो 1 मिलियन, 1.2 मिलियन, कोई 1.5 मिलियन तक जाता है। उसकी 80% जो डेथ्स हैं वो पंजाब में हुई है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मेरी पंजाब की किताब में डिटेल में है। जो अच्छा एक और देखें, पूरे हिंदुस्तान में जो मूवमेंट हुई लोगों की, अपना जान बचाने के लिए लोग गए, खुद ही फैसला करके गए, ये मजीद शक्लें हैं उसकी। हाँ जी, उसका ज्यादा फिगर 14-15 मिलियन बताया जाता है। कुछ लोग उसका एविडेंस नहीं दिया, 18 मिलियन तक भी जाते हैं कि जी ट्रांसफर हुई पॉपुलेशन। मगर उस वक्त हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 380 मिलियन थी, जिसमें 14 से लेके 18 मिलियन लोग जो हैं घर छोड़ के तो आगे पीछे हुए। हाँ जी, लेकिन पंजाब की पॉपुलेशन उस जमाने में जो ब्रिटिश पंजाब की थी 28 मिलियन, और उसके अंदर प्रिंसली स्टेट्स को मिला दे तो 33.7 मिलियन थी। और वहां पे जो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुई है ना, इसमें 14 मिलियन 15 मिलियन में 10 मिलियन पंजाब से हुई है। 4.5 मिलियन हिंदू सिख वेस्ट पंजाब से वहां गए जो मारे नहीं गए, और उधर से 6 मिलियन मुसलमान ईस्ट पंजाब से आए जो मारे नहीं गए। तो इसे मैं कहता हूं एथनिक क्लेंजिंग। तभी उसका टाइटल है स्टेट नेशन, वो क्या कहते हैं, द पंजाब ब्लडीड मार्च 1947, पार्टीशन, माउंटबेटन कम्स और पार्टीशन 3 जून प्लान। ब्लडीड जब ट्रांसफर ऑफ पावर होता है और दोनों तरफ हुकूमतें आती है जो इन्वॉल्व होती हैं माइनॉरिटीज को भगाने में, तो वहां से 6 मिलियन मुसलमान भाग के आए, इधर से 4.5 मिलियन हिंदू हमने भगा दिए। अब आप सिंध के साथ कंपेयर कर लें, वो मुगलों के दौर में ना जाए। आप जो इंडिया का सिंध था उसमें वो डिस्ट्रिक्ट थे वो पाकिस्तान को मिले, वो सारे डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान को मिले ना। हालांकि थरपारकर में हिंदू मेजॉरिटी थी या नियर हिंदू मेजॉरिटी थी जो मुझे बताया गया। अगर नहीं थी तो कम से कम ये सारा इलाका जो था उसमें हिंदू 29% थे, लेकिन मेजॉरिटी कहीं नहीं थी कि वो
बॉर्डर के साथ हों और अलग हो जाएं स्वाय थर पार करके, इस पे आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो पूरा सिंध जो ब्रिटिश सिंध प्रोविंस था वो तो पाकिस्तान को मिला ना। इस तरह मैं बैठ के ये करना शुरू कर दूं कि खिलाफ हजरत उमर के दौर की जो खिलाफत थी और अमीर मुआविया की थी वो तो इतनी बड़ी थी, वो इतनी छोटी क्यों हो गई। तो इस तरह तो घर बैठ के एक के बाद एक आप वो करते जाएंगे, दुख की बातें कर रहे हैं। ये तो विक्टिमहुड है ना। मैं तो सिंध की उसकी बात कर रहा हूं जो 1936 में इस्टेब्लिश हुआ, वो सारा पाकिस्तान को मिला। और यहां से आपके ये बुजुर्गों की एक कदर करनी चाहिए कि उन्होंने अपने सिंधी हिंदुओं के ऊपर उन्होंने हमले शुरू नहीं किए। पंजाब में तो हुए ना, हमने पहले हिंदुओं और सिखों पे हमले किए मार्च से शुरू करके, वहां से जुलाई में मुसलमानों पे हुए हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, प्रिंसली स्टेट्स पटियाला और वो इन्वॉल्व। आपके जो बुजुर्गों ने तो अटैक नहीं किए, वो तो यहाँ पे कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व थे। वो मैंने वो किताब में उनका भी जिक्र किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेजॉरिटी लोगों ने, क्योंकि जो यहाँ पे आपकी सूफी श्राइन्स थी उनमें वो बहुत इन्वॉल्व थे। वैसे तो पंजाब में भी थे, लेकिन पंजाब का कैरेक्टर और है, क्योंकि वो अंग्रेज का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट और थी, आर्मी की इन्वॉल्वमेंट, वो खैर दैट्स अ डिफरेंस। लेकिन सिंध के अंदर तो सिंधियों ने अपने हम जुबान हिंदुओं पे और सिखों पे इस तरह हमले नहीं किए। तो ज्यादातर वो क्या कहते हैं, जान बचा के उन पे हमले हुए। मसलन नवाबशाह में हुए, एक मशहूर ट्रेन पे अटैक हुआ है सितंबर के अंदर, जो पूरे किताब में मैंने उसका जिक्र किया है। और किसने वो करवाया, कौन डिप्टी कमिश्नर था, उसका भी नाम वहां पे है, पंजाब से थे वो। और कुछ हिंदुओं ने अयूब खोरू पर भी इल्जाम लगाया, वो भी मैंने वहां पे लिख दिया कि इन्होंने सिंध के ऊपर जब वो जा रहे थे तो सबकी चीजें ले ली और उन्हें खाली हाथ भेजा, उनसे उनका सामान रखवा लिया। ये सब स्टोरीज डॉक्यूमेंटेड उसके अंदर आ रही है। मगर मोस्ट सिंधीज बिहेव्ड डिसेंटली। ये तो जब बिहार से और वहां से लोग आए हैं और मुस्लिम लीग ने कहा कि इनको भगाओ वरना हमें कहां पे रहने की जगह कहां पे मिलेगी, दुकानें कहां मिलेगी, तो वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना के एक दो बयान है कि आप यहां पे लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक ना करें। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक तो हुआ, उनकी नाक के नीचे हुआ। कराची के अंदर अटैक हुए हैं फरवरी के अंदर 48 के अंदर। तो बयान देने का मतलब तो ये है ना कि बयान दे दिया, अमल तो नहीं हुआ। ये आप देखें, महात्मा गांधी ने तो अपनी जान दे दी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की वजह से जो मुसलमान वहां पे जो रह गए थे, पंजाब को छोड़ दें, बाकी इलाके में 9.8% थे, वो आज 14.2% है। तो वहां पे तो मुसलमानों की पॉपुलेशन ना सिर्फ रही बल्कि बढ़ गई। हमारे सिंध के अंदर जो परसेंटेज हिंदुओं का रह गया था वो आज तक बढ़ा तो नहीं है, कम ही हुआ है। उनकी लड़कियां उठा के ले जाते हैं और उन्हें मुसलमान कर लेते हैं। तो यहां पे तो हिंदुओं के साथ बुरा बुरा सलूक हुआ ना। जो रह गए किसने किया, अब वहां पे वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन ये इस चीज को विथ फैक्ट्स चलना चाहिए, इमोशंस के जरिए कि जी सिंध में ये भी था वो भी था। तो इस तरह तो कोई भी एम्पायर जो थी उसको आप दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करें तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ब्रिटिश एम्पायर थी तो वो क्यों ना, अंग्रेज क्यों ना दोबारा करनी शुरू कर दें जी, वो तो अभी तक थी। वाई शुड दे नॉट हैव एन एम्पायर? अगर उन्होंने मान लिया है तो सब एम्पायर बनती हैं। सर जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उस वक्त तालपुरों को मीरों की हुकूमत थी और उन्होंने मियानी में हैदराबाद में उन्होंने उनसे मुकाबले भी किए, अंग्रेजों से लड़ाइयाँ भी उनकी हुई है। तो मीर और तालपुर एक आजाद रियासत के वाली थे। उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी में सिंध को डाला गया, लेकिन सिंध की एक आजाद हैसियत थी, लेकिन वो भी उसी ब्रिटिश एम्पायर का ही रिजल्ट है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो आपकी और मेरी एग्रीमेंट है कि ये हम जो बात कर रहे हैं ये ब्रिटिश पीरियड में ही पार्टीशन हुई, ब्रिटिश पीरियड ही गया, ब्रिटिश यहां से गए तो एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना। उसमें सिंध में जो हुआ, पंजाब में जो हुआ, वो मैं बात कर रहा हूं। पहले जो था उस पे अगर आप लोग उसमें बैठ के बहस करना चाहते हैं तो आप जरूर करें, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। क्योंकि आपको यह नहीं पता कि पंजाब के अंदर 3 साल जंग हुई है 1846
से लेके 1849 तक 3-4 बड़ी जंगें हुई हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। फिर आखिर में वो जो थी पंजाब की फौज जो है महाराजा रंजीत सिंह की, वो हारी और 5 मार्च 1849 को लाहौर को सरेंडर किया गया। तो वहां पे भी पूरी रेजिस्टेंस हुई, बहुत लोग मारे गए, चलियांवाला में मारे गए, 2-3 और जगह है जहां पे बड़ी घमसान की जंग हुई। और मजे की बात है या दुख की बात है कि अंग्रेजों ने वहां पे बिहार से और यूपी से ला के लोग लड़ाए, और 1857 में फिर सिखों ने और मुसलमानों दोनों ने अंग्रेजों का साथ दे के तो पूरा जो अपराइजिंग थी 1857 की उसको क्रश किया। तो किस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं लोग? मेरे साथ कोई नहीं कर सकता बात। मुझे एक एक चीज पॉइंट वाइज आपको मैं बता सकता हूं। नहीं, बहुत शुक्रिया। दोनों तरफ जी पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज पार्टीशन ऑफ पंजाब। बाकी भी जुल्म है, किसी लोगों को उनके बेघर कर देना बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन एक पीसफुली होना और एक चाकू छुरियों के साए में होना बहुत बड़ा फर्क है भैया। बच्चों को नेजों पे उठाया गया, औरतों की जो है शर्मगाह उसके अंदर लोगों ने वो क्या कहते हैं दे दिए। ये बंटो ने लिखा, कृष्ण चंद्र ने लिखा और बड़े राइटर्स ने लिखा है, और मैंने तो ये पूरा 12 साल दोनों तरफ जाके एविडेंस कलेक्ट किया है और कोई बोल नहीं सका इसके खिलाफ। जो किसी ने बात की है वो पंजाबी शोविनिस्टों ने की कि देखो इन्होंने ये बातें पब्लिक में ले आए हैं जिससे पंजाब की यूनिटी को नुकसान होगा। और मैंने कहा पंजाब की यूनिटी कहां है? तुमने तो अपने एक दूसरे लोगों का घर के कत्लेआम शुरू किया। मैं तो ये पब्लिक में लेके आया हूं। पहले क्या होता था, यहां हमारी तरफ से पंजाब में सिर्फ सिखों पे इल्जाम दिया जाता था, उधर वो मुसलमानों पे इल्जाम देते। मेरी किताब के बाद दोनों चुप हो गए हैं कि हमने एक दूसरे का कत्लेआम किया। ये फर्क है। सिंधियों ने अपने सिंधी हिंदुओं के साथ इस तरह नहीं सलूक किया, बदसलूकी की। ये बहुत बड़ा फर्क है। ये आप लोगों की एक कमाल है। आपने बल्कि जो आए यूपी के उनको घर भी दिया, रहने को भी दिया। बाद में आपके साथ एमक्यूएम बनाई इसी फौज ने। तो ये तो आपके साथ ज्यादतियां जिन्होंने की हैं वो वेल नोन है। मेरी वो जो किताब है स्टेट नेशन एंड एथनिसिटी में, उसमें मेरा एक पाकिस्तान का चैप्टर है, वो एमक्यूएम वर्सेस सिंधी नेशनलिस्ट मूवमेंट का पूरा कवर किया है। ये मेरा पूरा इलाका मेरी रिसर्च का हिस्सा है। तो मैं अपनी किताब की बुनियाद पे बात कर रहा हूं। अगर आप लोगों से भी बात कर रहा हूं तो इस इलाके में जो हुआ वो मैं आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। अच्छा, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। टाइम भी काफी गुजर गया है, थोड़ा सा पहले से भी लेट हो गए थे, तो काफी यहाँ पर तो 12 से भी क्रॉस कर गया टाइम। रात को लोग सोने की वजह से भी सो भी रहे होंगे और बातें भी बहुत ज्यादा होगी। फाइनली आप पाकिस्तानी आइडेंटिटी और रीजनल आइडेंटिटी के हवाले से, मल्टी कल्चरल और प्लूरलिस्टिक स्टेट के हवाले से क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? तो अब हमें क्या आइडियोलॉजी तसादुम में आ रही है आइडेंटिटी के हवाले से, या सियासत है तसादुम में आ रही है, या कुछ और चीजें हैं? तो हम कैसे मल्टी कल्चरल और प्लूरलिस्टिक रियासत के तौर पे हम सस्टेन कर सकते हैं? अब जो हुआ तो डेफिनेटली हिस्ट्री, जाहिर बात है हमें आगे जाना है, आगे चलना है। आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के पानी, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं। और पाकिस्तान जो है वो एक रियल है, एक ये अभी नहीं है, एक रियल है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब आप फाइनली क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? इस सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? बहल, आपने जिस तरह ये कंक्लूजिंग रिमार्क्स दिए हैं, मैं टोटली एग्रीड हूं। मैं भी ये हमेशा कहता हूं पार्टीशन ना होती तो बेहतर था। जब हो गई तो उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि अब ना हिंदुस्तान चाहता है पाकिस्तान वापस उसमें जम हो जाए, और ना पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये दो स्टेट्स हैं, इनका एग्जिस्टेंस जो है ये अंडर इंटरनेशनल लॉ भी एग्रीड है, इनके अवाम की मर्जी भी यही है। मगर अवाम एक दूसरे से अच्छे रिश्ते से अगर रहे पाकिस्तान के अंदर, तो तभी ये एक मुनासिब स्टेट बन सकती है ना। मैं पाकिस्तान को एब नॉर्मल स्टेट कहता हूं, यानी हमेशा मिलिट्री रूल जो है ये नॉर्मल स्टेट का नॉर्म होता है हर दौर का।
Military rule is not the norm of the 20th, 21st century. इस सेंचुरी का और इस जमाने का सिविलियन हुकूमत इज द नॉर्म, इलेक्टेड गवर्नमेंट। अगर मिलिट्री गवर्नमेंट आती है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो ये अगर देखें, ये फैसला वही लोग कर सकते हैं जो अल्टीमेटली जिनके पास पावर है। आपका मेरा जो है नेक नीति, सिंसियर एडवाइस अल्टीमेटली उनके कोर्ट में जाती है ना, एज अ प्लीडर। तो हमारी प्ली तो यही है कि ये वैसे ही प्लूरलिस्ट सोसाइटी है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे लम्स में भी और गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने 6 साल पढ़ाया है, विंटर सेमेस्टर। तो मैंने देखा है सिंधी बच्चे हमेशा सिंधी में बात कर रहे होते थे वेरी कंफर्टेबली, बलोच अपनी जुबान में लगे होते थे और पख्तून हमेशा अपनी जुबान में बोलते हैं। मैंने कभी पंजाबियों को कभी नहीं देखा। और मेरी एक हसरत ही रही कि कोई मेरी गर्ल स्टूडेंट कभी पंजाबी मेरे साथ बोले। लड़के फिर भी इनफॉर्मली बाहर क्लास से मेरे साथ पंजाबी में गुफ्तगू कर लेते थे, मजाक भी हो जाता था। मगर ये एक हसरत ही रही कि किसी लड़की के साथ, मेरी स्टूडेंट के साथ मैं पंजाबी में बात कर सकूं, या किसी और ग्रोन अप लाहौर में, मसला मैं वहीं का हूं, किसी से मैंने पंजाबी में बात की हो, नौकरानियों से बात होती है। तो ये एक अननेचुरल तरीका है। ये सेल्फ डिनायल में आप रहते रहे। तो आपने क्या किया? हिंदू सिख निकाल दिए, मुसलमानों का मुल्क बना दिया। वेरी गुड, 96% आप है आफ्टर ईस्ट पाकिस्तान इज गॉन। इससे ज्यादा कॉम्पैक्ट मेजॉरिटी मुसलमानों की कहां होगी? तो आप शिया सुन्नी के बुनियाद पे कितने झगड़े हुए हैं? आपके देवबंदियों और बरेलवियों के, आप उनके उलमा के वो टेप्स देख लें, बल्कि बरेलवियों के देख लें कि रसूलुल्लाह का वो क्या कहते हैं, साया था या नहीं था, उसके ऊपर बहुत बहस होती है। तो इनके पास यूनाइट करने की तो कोई बातें नहीं है। ये सिर्फ तब यूनाइट हुए थे कि कांग्रेस की हुकूमत ना बने और उसमें इन्होंने इस्लाम का स्लोगन लगाया, उसके बाद भूल गए। सिंधी ग्रुप सपने में झगड़ना शुरू हो गए, पंजाब के साथ झगड़ा हुआ, पंजाब ने बंगाल के साथ किया, बाकियों के साथ किया। इनका भाईचारा कभी वजूद में तो नहीं ना आया। और 65 की जंग में शायद आया होगा, लेकिन उसका तो वो क्या कहते हैं कि जब आपकी जान खतरे में हो तो सब यूनाइट हो जाते हैं। ये कोई नेचुरल फॉर्म तो नहीं है ना। तो पाकिस्तान को हमेशा डर के अंदर तो नहीं रखना चाहिए। भाई आपने एटॉमिक वेपन अगर कर लिए हैं तो एक्चुअली लॉजिकली नोबडी कैन इन्वेड पाकिस्तान एंड डू इट विदाउट बीइंग पनिश्ड। हिंदुस्तान कोशिश ही नहीं कर सकता, वरना शायद अटैक हो जाता। 2008 में जब इन्होंने बंगाल में करवाया ये सारा कुछ, तो पूरी तैयारी थी। 2001 में जब उनकी पार्लियामेंट पे भी हुआ तो पूरी फौजें आ गई थी। वो तो जब देखा गया कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो जाएगा, ये सफदर जैदी साहब का वो पढ़ लेना, वो नॉवल जो भी बहुत मशहूर हुआ है, जिसको मैंने रिव्यू भी किया है। उन्होंने सवराती तौर पे एक जंग भी करवा दी जो दिल्ली पे नहीं लगी और इस्लामाबाद पे नहीं लगी, बम चले गए, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि ये हो सकता है। तो ये दोनों, these countries are there to stay, but that's not enough for me. Country there to stay और आप लोगों की राइट्स को, उनकी जुबान को, उनके कल्चर को सप्रेस करते जाएं, हाँ जी, एक वेन आइडियोलॉजी की वजह से। तो ये आपकी वीकनेस है, ये कोई स्ट्रेंथ तो नहीं है। तो यहाँ पे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देखिए सेकुलर स्टेट पाकिस्तान को बनते 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 बहुत टाइम लगेगा। ये अगर एक आम नेशनल मुस्लिम स्टेट भी बन जाए ना, और वहां पे ये खत्म कर दे, यानी 56 कॉन्स्टिट्यूशन में जितना ये कर दिया था ना, प्रेसिडेंट मुसलमान होगा, ये वो वहां पे रुक जाते तो ठीक था। अब इन्होंने अहमदियों को भी गैर मुस्लिम करार दे दिया है। वो एक और मुसीबत है, उस पर क्या राय दी जाए? क्या स्टेट को ये हक पहुंचता है कि किसी का
किसी की मजहब की बुनियाद पे, लेकिन फिर अगर आप मुसलमानों से पूछें तो वो कहते हैं जी ये हमको मुसलमान नहीं मानते, तो हम क्यों इन्हें माने। अब ये जो फैसले हैं ये इस स्टेट के अंदर ही हो सकते हैं, यूनाइटेड इंडिया के अंदर ये सवाल ही नहीं था उठ सकता, क्योंकि हिंदू तो कन्वर्ट करते ही नहीं ना। वो तो कहते हैं मियाँ आप अपनी करते रहे, प्रस्तिश जैसे करनी है, हमें अपना करने दे। तो ये वहां पे झगड़ा ही नहीं था होना। और जहां पे मुसलमान मिनॉरिटी में होते हैं तो ये सेकुलर भी होते हैं अपने हकूक के लिए। मुसलमान जहां मेजोरिटी में होते हैं ये सेकुलरिज्म के खिलाफ हो जाते हैं। जमहूरियत इनका मतलब होता है मेजोरिटेरियन जमहूरियत, और जमहूरियत जो है वो ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड है 21st सेंचुरी की, आफ्टर द यूएन चार्टर। इंडिविजुअल के राइट्स में राइट टू रिलीजन भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, फ्रीडम ऑफ कल्चर भी है। इन्होंने कभी, मैं तो ह्यूमन राइट्स स्वीडन में भी पढ़ाता रहा हूं और 6 साल मैंने वहां पे भी पढ़ाए हैं अपना पाकिस्तान के अंदर। ये भी मेरी एक बहुत बड़ी फील्ड है। अच्छा, तो पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान की जो है ना रूलिंग क्लास, दे मस्ट लर्न कि जिसके लिए पाकिस्तान को कायम किया गया था वो रोल इनका खत्म हो गया। कोई सोवियत यूनियन नहीं रहा, और ये तो अब चाइना के साथ हो गए हैं जो कि इस्लाम के हवाले से सबसे ज्यादा होस्टाइल मुल्क है। तो इनका तो दीन ईमान ही कोई नहीं। बने थे कम्युनिज्म को रोकने के लिए, और आज सबसे बड़ा कहते हैं पहाड़ों से और समुद्रों से ज्यादा डीप रिलेशंस उस मुल्क के साथ है जहां पे ऑफिशियली इस्लाम को उन्होंने सप्रेस किया हुआ है। इस स्टेट का कोई दीन ईमान हो तो मैं उसके ऊपर आपके साथ बात करूं ना, लेकिन मैं भी वहां का रहने वाला हूं। पाकिस्तान में ही मेरा सबसे ज्यादा इमोशनल वहां पे ही रिश्ते हैं। हिंदुस्तान में जब जाता हूं तो मैं वहां पे भी बहुत भाईचारा पाता हूं, लेकिन एक्चुअली तो मेरा वतन पाकिस्तान ही है ना। ये अगर टॉलरेंट हो जाए, ये अगर मेरी आजादियों को मान ले, तो हमारा क्या एतराज हो सकता है। पाकिस्तान तो कायम है ना, और पाकिस्तान के पास एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो इस पर कोई अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उनके साथ हरकत पंगा करते रहेंगे तो एक दिन सारे आपके खिलाफ होकर आप पे अटैक कर देंगे। ये मैंने लिखा है उसके अंदर। इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कि आप कहते हैं हम पे हम अटैक होगा, एक दिन वो हो जाता है, क्योंकि आप सबके साथ पंगा ले लेते हैं। इन्होंने टेररिज्म कहां कहां नहीं की, इंडिया के अंदर की। पाकिस्तान से ट्रेन लोग लंदन में भी करते रहे, इन्होंने न्यूयॉर्क में भी किया। अब मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान स्टेट ने करवाया, लेकिन हुआ तो है ना, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके गए हैं। तो इस स्टेट ने तो जो लोग तैयार किए थे वो भी इसके काबू में नहीं है। तो स्टेट का तो काम यह है कि उसका ऑर्डर जो है वो इफेक्टिवली हो। ये कोरोना वायरस के अंदर ये मौलवियों को नहीं चुप करा सके। ये सुन्नी मौलवी जो है, इन्होंने क्या नहीं किया। अब शियों ने यौम अली के ऊपर उतना ही शोर मचाया, तो कहां से वेयर आर यू गेटिंग द लाइट। ये स्टेट क्या है जो अपने वो क्या कहते हैं मॉब को प्रमोट करती रहती है। मोबोक्रेसी इज नॉट डेमोक्रेसी सर। मॉब की पावर को कोई स्टेट नहीं कबूल करती, और ना करना चाहिए पाकिस्तान में। डेमोक्रेसी के हवाले से हफीज कुंवर साहब की एक क्वेश्चन सवाल आया है, क्या मुस्लिम अक्सरती ममालिक में या मुल्क में जमहूरी निज़ाम सूट नहीं करता? इसका सबूत ये है कि 99% मुस्लिम ममालिक में डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ जी, तो मुस्लिम ममालिक में डेमोक्रेसी सूट नहीं करता, आप क्या कहते हैं? बात ये है कि हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मुनासिब सवाल है। ये सवाल उठना तो चाहिए ना कि इतने मुल्क हैं मुसलमानों के, तो वहां पे जमहूरियत क्यों नहीं चलती। तो जो सवाल भाई साहब ने किया है वो बहुत मुनासिब है। इसका जवाब एक तो ये है कि अब कई नए सवाल उठ रहे हैं। उसका ये है कि इस्लाम का सिस्टम जो है ना वो टोटलिटेरियन ही है। जो हमारी शरिया है क्लासिकल, जिसे फिका भी कहा जाता है, वो इंडिविजुअल, कलेक्टिव, प्राइवेट, पब्लिक, बिजनेस, फॉरेन अफेयर्स, ये सारे के ऊपर उसकी एक पोजीशन है। ईसाइयत जो है उसके पास तो कोई शरीयत नहीं थी। ये लोगों मुसलमानों को गलत फहमी है, हजरत ईसा ने कोई शरीयत नहीं दी। वो मूसा की शरीयत को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और इसीलिए आप देखेंगे फलसफा और पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये वेस्ट के अंदर डेवलप की है, क्योंकि हर दफा वहां पे नए सवाल उठे हैं, नए तरीके जो हैं वो राइट्स की आर्गुमेंट बनी है।
तो जहां पे आप कहें कि शरिया की सुप्रेमेसी होगी, वहां पे जमहूरियत नहीं हो सकती। अगर वो जमहूरियत होगी तो वो ज्यादा माइनॉरिटीज को सेकेंडरी पोजीशन में टॉलरेट करेगी, जो कुरान की एक आयत के मुताबिक है कि क्रिश्चियन, जूस एंड सेबियंस कैन लिव अमंग मुस्लिम्स एज प्रोटेक्टेड माइनॉरिटी। अब जजिए की तो खैर कोई बात नहीं करता। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध को किया कॉन्कर, तो एक बहुत बड़ा मसला हो गया अरबों के लिए कि यहाँ पे तो जो इनकी अवाम जो इनके तहत आए, वो ना जूस थे, ना वो क्रिश्चियंस थे, ना वो सेबियंस थे। तो वहां पे क्या करें? तो मोहम्मद बिन कासिम ने फिर दमिश्क भेजा ये मसला। तो वहां पे उन्होंने इंटरप्रिटेशन की कि अगर ये तुम्हें जजिया देते जाएं और तो मुनासिब है, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी सोच भी एक ही खुदा तक ले जाती है। तो ये तो अरबों का फैसला उस जमाने में अकल का है। मैं 7th सेंचुरी की बात कर रहा हूं। अगर मोहम्मद बिन कासिम पे इतने है तो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है उसका भी जिक्र होना चाहिए ना। ये जो अटैक का तरीका होता है कि सब चीजें बुरी होती हैं और हमारी सब चीजें अच्छी होती हैं, ये दिस इज मैं कहता हूं इन्फेंटाइलिज्म, ये बचकाना बातें हैं। तो ये तो फैसला हुआ ना, वरना मुसलमान कैसे रूल करते हैं इंडिया में? अगर शरिया को टोटल अप्लाई करते तो वहां पे या तो कन्वर्ट करते सारों को, तो वो तो नहीं था हो सकता। तो इन्होंने ये फिर कर लिया। तो ये तो होता रहा। अब टर्की के अंदर तो एक्सपेरिमेंट हुआ ना। और आप एक और देखें, जो सेंट्रल एशिया के ममालिक आजाद हुए हैं उनमें इस्लामी मूवमेंट कोई नहीं ज्यादा चल सकी। वहां की लड़कियां जो है, औरतें हैं, वो लिबरेटेड ही हैं, गांव छोड़ दें आप। तो जब एक दफा फ्रीडम आ जाए, लोग इस दौर के हो जाए, यानी मॉडर्न जमाने के हो जाए, तो वो वापस जाना खुशी से नहीं चाहते, उनको जबर से ले जाया जा सकता है। तो हम तो एक और बात आपको बता दूं, आप लोग पोस्ट मॉडर्निज्म में बहुत रहते हैं। अरे पहले मॉडर्न होते हैं तो फिर पोस्ट मॉडर्न आदमी हो सकता है। मॉडर्न हुए बगैर आप पोस्ट मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं, तो ये एक जाली सी आर्गुमेंट है। मुझे ये कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं लगती। पहले मॉडर्निटी तो हो जाए, रीजन की लिमिट्स तो आप पता कर लें। आपने तो रीजन को कभी माना ही नहीं, आप तो रेवोल्यूशन पे चल रहे हैं आज तक। बहुत बहुत अच्छी बात है इश्तियाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम रियली शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल है कि आपने हमें टाइम दिया। जी, एक मेरा जो है ना, फिर मैं अपने दिल से आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं कि ये कतन वो नहीं हुआ। ये अब मुझे यकीन कर लेना चाहिए कि आई एम गेटिंग ओल्ड, आई एम 73। तो मैं मानता नहीं इस चीज को, ये इस तरह ही हुआ है क्योंकि मैंने खुद लिखा है 9 पाकिस्तान टाइम, 6 स्वीडिश टाइम, 5 ब्रिटिश टाइम। लेकिन घर आके मैं जरा थका हुआ था, तो मेरे जेहन में यही हुआ कि 9 बजे मुझे तैयार होना है, तो मैं जरा रेस्ट कर लूं ताकि मैं पूरी तैयारी से हूं। तो लेकिन मेरे ख्याल से आए, उम्मीद है कि सबने मेरी बातें सुन ली, जो करने वाली थी वो मैंने सब कर दी। और मुझे आपका खास तौर पे शुक्रिया करना चाहिए कि आपने खुले तरीके से मुझे बात करने दी। तो मैं आपका आई एम वेरी डीपली इंडेटेड टू यू कि मेरी बातें मेरे सिंधी दोस्तों के साथ और बाकी दोस्तों के साथ हुई। So I am equally touched and moved. Thank you very much. अगली दफा दिन के वक्त करेंगे ताकि ये झगड़ा ही ना पड़े। ठीक है, क्योंकि मैं आई एम बेस्ट एट अबाउट 10 in the morning। जब मैं सो के उठता हूं ना, तो वहां तक फिर उसका बजे होते हैं शायद 1 बजा होता है अपना पाकिस्तान में। तो मेरे लिए वो बेस्ट टाइम है 10 से 11 से 12 दिन के वक्त, क्योंकि मैं पूरी रात का जो थका होता हूँ ना, और मैंने पूरा सो लिया होता है। तो ये जरा अपसेट हो गया, मगर ये बात हमारी हो गई। आपने बहुत मुझे टाइम दिया और बड़े अच्छे सवाल थे। बाकी साथियों के भी सवाल बहुत मुनासिब थे। थैंक यू वेरी मच। अटेंड किया, वो लाइव नजर आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने इनको शेयर भी किया है, बहुत सारे लोग आपको सुन भी रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनकी एक इंटरेस्ट है, वो सुनना चाहते थे आपको, इसलिए इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी लोग वेट कर रहे थे कि आप आए, आप उनको बातें सुनाएं। तो आपने बहुत अच्छी बातें सुनाई। सिर्फ स्वीडन की बात नहीं, यूरोप के भी लोग आपको सुन रहे थे, पूरे पाकिस्तान के लोग सुन रहे थे। डेफिनेटली सारों के सामने माफी मांगनी चाहिए कि यार मैंने सिंधी दोस्तों को नहीं और पाकिस्तानियों को डिसअपॉइंट नहीं किया।
बल्कि सारे जो लोगों को मैंने खुद अनाउंस किया, कुछ को तो मैंने मैसेंजर में पैगाम भेजा कि यार 9 बजे सुनना, लेकिन मैं भूल गया कि मैं खुद आई डोंट मीन आई 9 o'clock, आई मीन 6 o'clock, इट शुड बी 6। ये कंफ्यूजन हो गई। नहीं, हम खुद वरीड थे कि खुदा खैर करे कि पता नहीं कोई मसला ना हो गया हो। डॉक्टर साहब इतने हाँ जी, वहीद भट्टी साहब ने मुझे मैसेज भेजा है, मैंने जो खोला है ना, तो वो जो आई है सारी वो मैसेजेस, तो सबसे पहले मैंने उनसे बात की है। उन्होंने कहा मुझे तो फिक्र हो गया था, तुम्हें क्या हो गया है? वो सब लोग सारे वेट कर रहे हैं। पक्के हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ने खुद 2 मरतबा टेस्ट करवाया है और कहा है कि मैंने 5 मिनट पहले मैं आपसे ऑनलाइन आ जाऊंगा, लेकिन अल्लाह खैर करे पता नहीं क्यों हो गया इस तरह। काफी नहीं, लेकिन मैंने, आप भूल गए, मैंने कहा था कि मैं 9 बजे से पहले 5 मिनट पहले आ जाऊंगा। हाँ, 5 मिनट पहले आपने यही कहा था कि 5 मिनट वही पहले। मेरे जेल में रह गया, मेरे जेल में 9 बजे रह गया है। मैं आज तक पुराने लोगों की तरह दुनिया को फ्लैट समझ रहा हूं। इसका तो ये सबूत मिलता है। मुझसे ज्यादा दकियानूसी जेन किसका होगा? मैं तो फ्लैट टाइम की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आपकी रिसर्च है, कंफ्यूजन हो आपका गया, काम है, कंफ्यूजन हो आपका एक नाम है, आपकी एक इज्जत है, आपका एक मकाम बड़ी है मेहरबानी, हिस्ट्री बड़ी में, मेहरबानी। सारी डिस्कोर्स में। अब ये एक मौका मिला है कोविड-19 की वजह से कि लोग खुल के एक तरह की नए किस्म के डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं, वरना फिजिकली आना जाना, इस तरह के प्रोग्राम करना और बातें करना थोड़ा सा मुश्किल था। और ये मुश्किल हो जाता है। और हाँ, 12:30 गर्मियों के अंदर पाकिस्तान में अगर कोई जाग के सुन रहा है तो कोई बुरी बात भी नहीं है। इतनी इतनी देर तक तो लोग जागते हैं, सब जागते हैं। बिल्कुल सही तो बात है। बहुत बहुत सलाम आप सबको, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू आखिर सो मच। मैसेज आप थोड़ा देना चाहेंगे? हाँ जी, क्या? लास्ट मैसेज पाकिस्तानी को आप कुछ देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो ये है कि पाकिस्तान का वजूद कायम है, और इसको मजीद मजबूत करने का तरीका यह है कि जब ये कोरोना वायरस खत्म हो, अपनी इंडस्ट्री इकोनॉमी को बढ़ाएं, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करें। और एक मैं और बात करता हूं जो शायद कंट्रोवर्शियल हो। मैं समझता हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ना, ये परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए, और ये दोनों तरफ से एग्रीमेंट है कि ये बॉर्डर को हम पोरस कर दें। क्योंकि देखें ना, पूरा इंडिया की जो है प्रेस्टीज और उनकी जो प्लानिंग है उसको आप जीरो करना चाहते हैं। पाकिस्तान की देखें, पाकिस्तान की भी स्टेट कहां मानेगी कि कश्मीर इनके हाथ से आजाद हो जाए? वो तो हमारा पाकिस्तान जेलम से शुरू होगा फिर। हाँ, ये जेलम तक जो था ये सारा पुराने कश्मीर का हिस्सा था, और एक ऐसा कश्मीर जिसके ऊपर पाकिस्तान बैठा है, इधर हिंदुस्तान बैठा है, ऊपर से चीन बैठा है, उसको अमेरिका कहां छोड़ेगा बेसिस लेने के बावजूद। मैंने अब आर्मी ऑफिसर से कहा कि उनका भी कैंट लेट, बाहर की पावर्स आ जाएंगी, इंडिया को तो हम जानते हैं ना। तो अपनी आर्मी का भी ये कभी मौकफ नहीं है कि हम अपने इलाके को आजाद कर देंगे। तो अगर उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया, जो कि डिफेक्टो तो है ना, इसको यहां पर खत्म करे। अगर हिंदुस्तान की तकसीम हो सकती थी तो ये कश्मीर की तकसीम क्यों नहीं हो सकती? ये वही लॉजिक नहीं है कि जो उनके पास आ गया है वो उनका है, जो हमारे पास आ गया है वो हमारा है। अब हम एक ही बरादरी हैं, एक ही लोग हैं, हमारी जुबानें एक हैं, हमारे अच्छी बुरी आदतें एक हैं। तो अगर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें तो वो तो सोने पे सुहागा है। और इससे ज्यादा बस ये है कि गुड नाइट एंड वर्क फॉर पीस। एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, अकोमोडेट करें एक दूसरे को। और एक है कि कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कि आई शुड नॉट ट्रीट अदर्स इन अ वे दैट आई डोंट वांट देम टू ट्रीट मी। आपका वडेरा सिस्टम जो कि मुजारे को मिसट्रीट करता है, हाँ जी, हारी को मिसट्रीट करता है, मुझे काबिल कबूल नहीं है। मुझे बलोचों का सरदारी सिस्टम नहीं है कबूल। मुझे पंजाब की आर्मी का जो है इतना डोमिनेशन कबूल नहीं है। पंजाब के लैंडलॉर्ड्स का डोमिनेशन कबूल नहीं है। मैं तो एक जमहूरी माहौल का और एक सोशल क्या कहते हैं स्टेट का कायल हूं। सोशलिस्ट कह लें, सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट कह लें आप, मैं उसका मानने वाला हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुड नाइट, and I hope you all have a safe
period in this coronavirus and a long life thereafter. All the best. Bye जी. और डॉक्टर मुबारक लगारी साहब, आपका once again thank you very much. बड़ी मेहरबानी.